चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़े हैं। बीजेपी से विधु रावल प्रवक्ता है, बेहद स्वागत है आपका। केवल ढींगरा कांग्रेस पार्टी से आप भी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत। अजय गुलिया जेजेपी से हमारे साथ, ओमकार सिंह आईएनएलडी से हमारे साथ, बेहद स्वागत आपका भी। संजय गुप्ता इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री, वो भी हमारे साथ है। सबसे पहले मैं रुक कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि सरकार की तरफ से तो बजट सुना दिया गया और उसमें किस विभाग के लिए कितना आवंटन किया गया है वो भी बता दिया गया। ढींगरा जी, आपसे मेरा पहला और सीधा पॉइंटेड सवाल। अमृतकाल में आपका स्वागत है। पहला बजट अमृतकाल का कैसा लगा, कैसा रहा? देखिए, सबसे पहले तो अमृतकाल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पिछला बजट जो था वो 1,77,000 करोड़ का था और ये वाला जो बजट है 1,83,000 करोड़ का है। मतलब कि मात्र 3.64% की वृद्धि है, सिर्फ 6,000 करोड़ की सिर्फ वृद्धि है ओनली पिछले और अब में। तो इसमें क्या हरियाणा का विकास होगा? 6,000 करोड़ एक साल की वृद्धि अगर पूरे स्टेट की होती है, हमारे टाइम पे जो बजट है वो 150% इंक्रीज होता था एक साल के अंदर ऑन एन एवरेज। ये हो रहा है 3.64%। आप ये देखिए, 150% और 3.64% की वृद्धि है सिर्फ। ठीक है, मैं अर्थशास्त्री के पास जाऊंगा और उनसे मैं जरूर पूछूंगा, क्योंकि 1.64 कहा गया, 1.77 पहले कहा जा रहा था, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया कि 1.64 पहले था, उसके हिसाब से 11% की वृद्धि है। सीएम मनोहर लाल पहुंच चुके हैं, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। बजट पर, पूरे बजट पर अपनी प्रतिक्रिया वो जरूर देंगे, वहां का रुख भी कर लेंगे और सीएम मनोहर लाल को सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि बेहद अहम दिन है। एज अ वित्त मंत्री उन्होंने बजट भी पढ़ा है। सुनते हैं जरा सीएम को। तो सीएम मनोहर लाल जो मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, क्या कुछ वो कहेंगे वो अपने दर्शकों को हम जरूर सुनाएंगे। बता दें इस बीच कि सीएम मनोहर लाल मीडिया से मुखातिब होने के लिए आए हैं और लगातार बजट का इंतजार हो रहा था। बजट अब पेश किया जा चुका है। 2 घंटे से ज़्यादा ये बजट चला। 2 घंटे से ज़्यादा इस बजट को सीएम मनोहर लाल की तरफ से पढ़ा गया। किस क्षेत्र में कितनी चीज़ें रही है उसका जिक्र यहाँ पर किया गया और ग्राफिक्स के ज़रिए हम आपको ये बता रहे हैं कि किस विभाग को कितना बजट आवंटित किया गया है। बता दें दर्शकों को कि सीएम मनोहर लाल जो पहुंचे हैं मीडिया से मुखातिब होने के लिए, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी ज़रूर अपने दर्शकों को हम सुनाने और बताने की कोशिश करेंगे। आप ग्राफिक देख रहे हैं हरियाणा बजट 2023-24 के। उद्योग और वाणिज्य विभाग के लिए 1,368 करोड़, शहरी विकास निगम के लिए बता दें कि 6,052 करोड़ रुपए का जो है वो बजट रखा गया है। सार्वजनिक कर्ज को चुकाने के लिए 35,220 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये फिगर्स हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की इसके माध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस बजट में खास रहा है। और साथ ही साथ अगर हम डिपार्टमेंट्स वाइज जाएंगे, जो हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं, तो उससे एक चीज़ तो साफ है कि हर विभाग का बजट बड़ा है। बहुत ज़्यादा ना बड़ा हो, बल्क में ना बड़ा हो, लेकिन कुछ हद तक बड़ा है। कृषि क्षेत्र की आप बात करेंगे, पिछला बजट 5,758 करोड़ का था और बता दें कि इस बार का जो बजट है वो 7,342 करोड़ का है। वैसे ही अगर आप एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे तो वहाँ पर भी बढ़ोतरी देखी गई है। 19,698 करोड़ का बजट पहले होता था और 20,340 करोड़ का बजट जो है वो अब दिखाई दे रहा है। चर्चा पर वापस आएंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। ढींगरा जी, आपसे मैं पूछ रहा था कि अमृतकाल का बजट आपको कैसा लगा? पहला अमृतकाल का ये बजट रहा। हर विभाग में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें बढ़ाई तो गई है। देखिए, ये एस्टिमेटेड होता है, तो जो 22-23 का एस्टिमेटेड था वो 1,77,000 करोड़ बता रहे थे जी।
अगर आप 1,64,000 करोड़ भी मानते हैं तब भी 11% की इंक्रीज मानते हैं हम, 11.8% की। लेकिन हमारे टाइम पे ऑन एंड एवरेज करीबन 125 से 150% की इंक्रीज है, क्योंकि जब हमारी सरकार सत्ता में आई थी तो कुल मात्र हरियाणा का बजट 2300 करोड़ रुपए था 2005 के अंदर, और जब हमारी सरकार गई थी तो 38,000 करोड़ था। अगर हम उसको इंटू करें तो वो 14 गुना इंक्रीज होती है, और 14 गुना इंक्रीज को करें अगर 9 साल के अंदर तो वो करीबन 150% इंक्रीज मानी जाती है। और अगर हम आज की इसके ऊपर माने तो ये वो तो होगी 150% जी, और ये मानी जा रही है 11%। आप ये देखिए, एक सरकार सिर्फ 11% इंक्रीज करती है पर ईयर में, और एक सरकार 150% के करीब इंक्रीज चलिए करती ठीक है। है उसमें तर्क ये भी दिया जा सकता है, पहले बजट छोटा होता था, जैसे जैसे बजट बड़ा होता है उसे मल्टीप्लाई कर पाना और ज्यादा मुश्किल होता है। विदु रावल जी के पास में चलता हूं, वो इसका जवाब बेहतर तरीके से दे पाएंगे। विदु रावल जी, बजट आ चुका है, बजट पर प्रतिक्रिया भी आप दे दें, और जो सवाल अब विपक्ष उठा रहा है अमृतकाल के इस पहले बजट पर, उस पर भी जरूर कहें। राज जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से सभी जो हमारे दर्शक हैं उनको भी नमस्कार। मुझे ये इको आ रही है, प्लीज इको को फिक्स करवा दीजिए जी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है जी। अमृतकाल का ये बजट जो प्रदेशवासियों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आया आपको, और बेहद स्वागत आपका, शुरू करें आप। अमृतकाल का बजट जो प्रदेशवासियों के जनमानस के जन के चेहरे पर मुस्कान लेकर आया है, सभी वर्गों के लिए, जिसके लिए इसमें बहुत संतुलित प्रकार से, बड़े ठोस तरीके से, बड़ा शानदार एक उस पर भी हमारे विपक्षी साथी अगर इस काल को ही अमृत ना मानना चाहें, मुझे डिस्टरबेंस आ रही है, क्यों आ रही है प्लीज चेक करवा लीजिए जी। तो हमारे जो विपक्षी साथी हैं, तो अगर उसको भी जो है अमृतकाल को ही डिस्टरबेंस को ठीक करने की कोशिश करें। आप अपना जवाब कंटिन्यू रखें। प्रदेश के प्रदेशवासी जो है किस प्रकार से आज प्रफुल्लित है, हाँ, साबित तो प्रदेश की जनता कर रही है, चुनाव दर चुनाव कर रही है, हर बार कर रहे हैं, लेकिन आप लोग मानने को तैयार नहीं है। प्रदेश की जनता पॉजिटिविटी से भरी हुई है, सकारात्मकता से भरी हुई है, और वैसे भी हरियाणा प्रदेश जो है सृजनात्मकता का एक प्रदेश माना गया है। यहाँ पर हमेशा से ही हमने देखा है कि किस प्रकार से जो आम जनमानस है वो स्वप्नशील रहता है, सृजनशील रहता है, वो किस प्रकार से सकारात्मकता से सराबोर रहता है। लेकिन हमारे विपक्षी किस प्रकार से जनता से डिस्कनेक्ट हो गए हैं कि इनका खुद का जो नेचर है, जो कि निराशावादी है, क्योंकि लूट और खसूट करने के लिए जो ये काम किया करते थे, हरियाणा की जनता ने और देश की जनता ने इनको सत्ता से बेदखल कर दिया। निराशा तो है उस बात की, लेकिन ये प्रयास करते हैं अपनी निराशा को जनता में भरने की। जनता इनकी बात लेती नहीं है। किस प्रकार से अभी इन्होंने एक आंकड़ा दिया, आंकड़ा भी गलत दिया। दरअसल इनका 2014 वाला जो बजट था वो 31,000 करोड़ से 34,000 करोड़ के बीच में अनुमानित, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 34,000 करोड़ का पेश किया गया था। ये 38,000 की फिगर कहां से लेकर है मुझे नहीं पता। 34,000 की पेश की गई थी, 31,000 करोड़ उसमें भी जो है, उसमें से भी जो है एस्टिमेटेड निकला था। अब उसके बाद अगर बात करें तो आज उससे कितने गुना बढ़ गया बजट। आज लगभग उससे जो है 8-9 गुना बढ़ गया बजट, और फिर भी ये जो है उसके बाद भी सर फुटबॉल कर रहे हैं। लेकिन कहां पर हमने जो है 4.5 हर प्रकार से कर्ज को नियंत्रण, अरे भाई साहब 4.5 गुना बढ़ा, 31,000 करोड़ से बढ़कर 5 गुना से ज्यादा नहीं बढ़ा, 4.5 गुना बढ़ा है। सर आप प्लीज अपनी मैथमेटिक्स ठीक कर लीजिए केवल जी। 31,000 करोड़ से बढ़ाकर 1 लाख नहीं बढ़ा। ठीक है विदु रावल जी, उससे अरे सर 6 गुना बढ़ता तो 2 लाख करोड़ हो जाता। कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। 1.83 हुआ है, और जो विदु रावल जी जो 1.83 बढ़ा है, उसमें कौन कौन सी चीजें आज के बजट में आपको लगी कि वाकई में जो ये योजनाएं अब आने वाली है और इस बजट में दी गई है, उन पर आप आ जाएं जरा। अभी एक दूसरे के जवाब नहीं देते, पहले जरा जनता को समझा दें कि आया क्या है बजट में, फिर आपसी बहस पर जाएंगे। विदु रावल जी पूरा करें। इस बजट की जो बड़ी खूबसूरती देखी हमने देखा किसान के लिए किस प्रकार से, प्रगतिशील किसान को आय अधिक बढ़ाने के लिए किस प्रकार से एक के बाद एक योजनाओं का जो सृजन किया गया, और साथ साथ जो है हम देख रहे हैं कि हरियाणा के युवा को रोजगार युक्त बनाने के लिए किस प्रकार से कौशल को लेकर कितनी बड़ी परियोजनाओं की बात कही, कहां पर शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक की बात हुई, सामाजिक सुरक्षा की बात हुई, इसमें बहुत अच्छी, पेंशनर्स के लिए बहुत अच्छा एक जो है
एक बहुत अच्छा हमने 250 रुपए का वृद्धि तो देखी, वो दायरे में भी वृद्धि की गई। किस प्रकार 2 लाख रुपए फैमिली इनकम जिनकी होती थी उससे बढ़ाकर 3 लाख की फैमिली इनकम कर दी। इन सारी चीजों के जी मायने जी। क्या है कि हरियाणा का प्रदेश का जनमानस की इनकम बढ़ रही है और उसी इनकम के अनुरूप हम जो है अधिक से अधिक लोगों को जो है करते थे। इंडियन नेशनल लोकदल, उस समय तो लोकदल हुआ करती थी पार्टी, 1987 में जब स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने पेंशन को शुरू किया था, 100 रुपए से शुरू किया था। 2004 तक वो केवल 300 रुपए थी। हुड्डा साहब के आने तक 300 रुपए थी 2005 तक। हुड्डा साहब 9 साल तक राज कर गए, 300 से केवल 1000 तक बढ़ा पाए। हर साल 100 रुपए भी नहीं बढ़ाया। और अगर इंडियन नेशनल लोकदल की सरकारों की बात करूं, तब से लेकर तब तक तो 25 पैसे बढ़ाया करते थे हर महीने। किस प्रकार से बात करने की, लेकिन आज वो बढ़कर हर प्रत्येक साल में 250 रुपए जो है बढ़ने लग गई अपने आप में, ये जो है बढ़ने। और ये कब, जब पहले ही हमारे जो है वायदा 5100 का था। आप तो 51 रुपए भी नहीं बढ़ा पाए साहब, आप दूसरों से कैसे सवाल 5100 का वायदा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं और ओमकार जी की तरफ रुक कर रहा हूं, सबको चर्चा में ले लेते हैं। वायदा किया था, मैंने थोड़ी ओमकार किया जी, था। ओमकार जी आपसे मैं समझना चाह रहा हूं, कृषि को लेकर सवाल कर रहा हूं। 20,000 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य रख दिया गया और पराली की खरीद के लिए 1,000 रुपए और पराली प्रबंधन से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए नामित एजेंसी को 1,500 रुपए प्रति टन देने की बात कर दी गई। किसानों के लिए सोचा जा रहा है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे बजट को भी और स्पेसिफिकली कृषि को भी? राजीव, पहले तो मैं प्रार्थना करूंगा सभी प्रवक्ता साथियों से, कृपया अपने अपने स्थान पर अपने अपने समय पर बोलें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर प्रदेश की जनता देख रही है तो यही देखती है कि क्या मिला उसको और क्या उससे धोखेबाजी हुई। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा इस सरकार को ये बताना चाहिए कि इस बजट में कर्ज कितना हो गया प्रदेश के ऊपर, जो नहीं बताया। मैं देखता रहा लेकिन कर्ज नहीं बताया। दूसरा, एक काम तो इस सरकार ने अच्छा किया कि पिसी हुई जनता, कुचली हुई जनता पे कोई कर नहीं लगाया। बहुत बड़ा एहसान किया इन्होंने जनता के ऊपर। देखिए राज ठाकुर जी, दो चीजें हैं। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, नंबर 1। दूसरा, हमारी अर्थव्यवस्था को औद्योगिकरण की बहुत सख्त जरूरत है। आप देखिए, इन्होंने किसान जो सड़कों पर है उसके लिए कृषि में कितना व्यवस्था करी। कृषि में सिर्फ 7,342 करोड़, मात्र 3.99% की वृद्धि की प्रावधान किया। और उद्योग के लिए, उस उद्योग के लिए जो महंगाई और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से निपटने के लिए एकमात्र उपाय है। अगर उद्योग ही नहीं होगा तो बेरोजगारी कैसे दूर होगी? क्योंकि सरकार तो नौकरियां दे नहीं सकती। हाँ, ये बात है कि इन्होंने लॉलीपॉप जरूर दिया है कि हम इस साल ग्रुप सी और डी की 65,000 भर्तियां करेंगे, लेकिन उद्योग क्षेत्र के लिए देखिए मात्र 1,386 करोड़ रुपए, जो 0.75% है। ये सरकार की मंशा को, सरकार की नीयत को स्पष्ट करता है। आप उद्योगीकरण को बढ़ावा क्यों नहीं देते? क्यों नहीं उद्योगों को विशेष फैसिलिटीज देते, जैसे हिमाचल में दे रखी है? बिजली सस्ती दीजिए, लोन सस्ता दीजिए, ईएमआई कम कीजिए, लोन की परसेंटेज कम कीजिए, ब्याज की परसेंटेज। ये काम नहीं करेंगे क्योंकि इनको पता है ये जनता को कहीं ना कहीं मोहताज बनाना चाहते हैं। और परिवार पहचान पत्र की बात कर रहे हैं। परिवार पहचान पत्र को लेके एक तरफ तो इन्होंने 10 लाख लोगों के पीले राशन कार्ड काट दिए, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि पर कैपिटा इनकम 3 लाख रुपए की भी मेरे भाई कह रहे थे। अरे भाई 3 लाख होगी, जरा गुड़गांव और फरीदाबाद की पर कैपिटा इनकम बाहर निकाल दो, पता लगेगा बाकी के प्रदेश की 1 लाख भी नहीं है। अगर पर कैपिटा इनकम 3 लाख होगी तो इन्होंने 29 लाख परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाए। ये खुद कहते हैं अगर 29 लाख परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाए, एक परिवार में 6 मेंबर भी माने जाएं तो 1.80 करोड़, मतलब 1.25 करोड़ के करीब इन्होंने खुद गरीब बना दिए। फिर ये कहते हैं हमारा प्रदेश विकास कर रहा है। अच्छी बात है, विकास से किसको जरूरत नहीं है, सबको जरूरत है। 250 रुपए पेंशन बढ़ाई और जेजेपी ने वायदा किया था 5100 रुपए पेंशन करेंगे। ये सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा डालने की कोशिश की गई। वास्तव में ये बजट इतने 1000 करोड़ का हो गया, 1,83,950। ठीक है, मैं सबको जोड़ लेता हूं और जेजेपी की तरफ रुक कर लेता हूं। बताइए उसे क्या मिला? अजय गुलिया जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, पेंशन के मसले पर तो घेरा जाएगा। 2750 जरूर हुई, 250 रुपए जरूर बढ़े, लेकिन जो वादा था वहां तक पहुंच पाना टफ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं घोषणा पत्र जो था उसमें क्या चीजें थी उस पर घेरा तो जाएगा। साथ ही साथ आज के बजट को कैसे देख रही है जेजेपी, ये भी बता दें।
देखिए जी, बिल्कुल कहना भी चाहिए और इनका चलिए, लग रहा है ओमकार जी सुन नहीं पा रहे हैं हमारे। चलिए बोले, पूरा करें, सुन रहा है जी। राज जी, देखिए कहना भी चाहिए, इनका काम विरोध करने का है। ये किसी भी अच्छे काम की तारीफ नहीं करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहिए था कि जो कोई भी नया कर नहीं लगाया, मैंने उसके बोला, राज जी लिए सबसे मैं पहले बोला कि हरियाणा आसान किया हरियाणा जनता। प्रदेश की सरकार को बधाई देता हूँ। दूसरी उसके चीज लिए देखिए, साधुवाद दिया। एक चीज है, मैंने बोला जी। नहीं एक जी चीज जी राज जी आपको सोचनी चाहिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 2014 तक वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। पेंशन वो बढ़ा पाए इन 10 साल के दौरान 700 रुपए। ऑन रिकॉर्ड की बात है, क्योंकि जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार गई 2004 में, तो पेंशन 300 रुपए थी। उसके बाद 1000 से लेकर के अगले 8 साल में पेंशन बढ़ी 1750 रुपए। और जबकि मैं पिछले 3 साल की बात करूं, जो वादा हम लोग करके आए थे, उसमें पेंशन बढ़ी 750 रुपए। तो 3 साल वर्सेस 10 साल अगर मैं करूंगा, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल के दौरान, 2 कार्यकाल के दौरान पेंशन बढ़ी 700 रुपए 10 साल में, और हमारे कार्यकाल में पेंशन बढ़ी 750 रुपए, उनसे 50 रुपए ज्यादा 3 साल में। और मैं एक चीज आपके टीवी चैनल पे एक बड़ी बात कह देता हूँ कि देखिए, जो वादे हम जनता से करके आए थे, जिसके फलस्वरूप जनता ने हमें वोट दिया 17%, 10 MLA हमारे दिए, लगभग सारे वादे पूरे करेंगे, लगभग सारे वादे पूरे करेंगे, तभी 2024 में हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में वोट मांगने जाएंगे। अब बात बजट की, मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि आपके टाइम में इतना होता था। अरे इनके टाइम में जितना था, ठीक है, लास्ट है, प्लीज पूरा करें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो इनका ये, इनसे पूछो इनका फिस्कल बजट क्या होता था। ये 5.2 और 4.8 तक इसको, इससे नीचे ये लेकर के नहीं आए। फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर 2013-14 का इनका, 2012-13 का इनका 5.2, 13-14 का 4.8। और अब इतना बड़ा बजट होने के बावजूद भी हम इसको कहां तक लेकर के आए, 2.98 तक इसको लेकर के आए। इससे हरियाणा प्रदेश के आमजन को फायदा होगा कि नहीं होगा। और स्वयं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने माना कि जो कर्ज की, जो हरियाणा प्रदेश के चलिए ठीक है, तो ये अर्थशास्त्री से ही समझ लेते हैं। है वो हमारे तय साथ मानकों से कम है। संजय गुप्ता जी है, इकोनॉमिस्ट हैं आप। संजय जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, आज के बजट को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? जिस तरीके से आवंटन किया गया है, उस स्थिति को भी जरा समझा दें। पिछली बार से बजट हर क्षेत्र में ज्यादा है, बेशक बहुत ज्यादा ना बढ़ा हो, लेकिन कुछ चीजें जरूर बढ़ी है। तमाम चीजों को जरूर समराइज कर दें हमारे दर्शकों के लिए भी। संजय जी, अगर आपको आवाज आ रही हो तो आज के बजट पर आपकी प्रतिक्रिया चाह रहे हैं। ऑल ओवर इस बजट को कैसे देखा जाए? इस वक्त सरकार के सामने एक चैलेंज है, क्योंकि असेंबली इलेक्शंस अक्टूबर 2024 के अंदर ड्यू है। अब सीएम साहब ने भी अभी रिसेंटली कहा है कि हम एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड बजट लाएंगे, लेकिन जिस हिसाब से बजट के अंदर इंक्रीज हुआ है वो एक्सपेक्टेड नहीं था। अगर हम लास्ट ईयर का बजट देखें और उसके साथ जो इकोनॉमिक सर्वे सरकार ने पिछली बार पेश किया था, तो उसमें लगातार उन्होंने मेंशन किया है 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स का। जो डिसाइडेड रेशोज हैं फिस्कल डेफिसिट की, 2.98 जो है 22-23 बजट एस्टीमेट के अंदर सरकार ने मेंटेन करी, जबकि 3.5 तक परमिटेड थी। सरकार ने लगातार FRBM एक्ट जो है उसको मेंशन किया है और ये कहा है कि हम विद इन रेंज जो है वर्क कर रहे हैं और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया के अंदर बनने जा रहे हैं धीरे धीरे। और वो ये कहते हैं कि नेशनल इकोनॉमी में उनका शेयर 4% के आसपास पहुंच चुका है, जो पहले 3.5% था 1 से 2 साल पहले तक। लेकिन अगर आप इन सब चीजों को भी ये देखें, तो मैं आपकी थोड़ा सा ध्यान ले जाना चाहता हूँ बैक में। 1966 के अंदर हरियाणा एक प्राइमरी एग्रीकेरियन इकोनॉमी था, जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड था।
अगर अब लास्ट ईयर के इसके चेंजेस आप देखते हैं तो प्राइमरी सेक्टर जो बेसिकली कृषि सेक्टर है वो 17.2% के आसपास जो है उसका कंट्रीब्यूशन रहा। सेकेंडरी 35% जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग और अदर ट्रेडिंग से रिलेटेड है, और टर्शरी सेक्टर को 47% है। अब साहब अगर आपका एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन लगातार गिरता जा रहा है तो इसकी क्या वजह हो सकती है? एक जो मेजर इशू समझ आता है वो ये आता है कि लोग कृषि से डाइवर्ट हो रहे हैं। जो कृषि की तरफ जो सरकार का जो बजट है, अगर आप लास्ट 5 इयर्स को एनालाइज करते हैं तो पिछले साल करीब करीब 11% के आसपास गिर गया था जी। इस बार आप कह रहे हैं कि स्लाइटली जो है उसके अंदर इंक्रीज किया गया, लेकिन ये अगर आप ओवरऑल परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं तो कृषि सेक्टर को बहुत कम फंड्स की एलोकेशन है वो की गई है। सिमिलरली सरकार की एक इस बजट के अंदर अगर आप लास्ट बजट की स्पीच देखें 2023 की, तो खट्टर साहब ने 4 की स्ट्रेटेजीज का मेंशन किया है, जिसमें था प्रायोरिटाइजेशन ऑफ की एरियाज, क्रिएशन ऑफ मिड टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क, आउटकम लेड ग्रोथ एंड फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन। साहब ये 4 ना पिलर्स हैं किसी भी बजट को सही तरीके से समझने, उसे प्लान करने और इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन 4 पिलर्स के ऊपर कहीं ना कहीं सरकार इस वक्त लैग कर रही है। मैं आपका ध्यान स्टेट की डेफिसिट की तरफ ले जाना चाहता हूँ। ये मेरे पास PRS की एग्जीक्यूटिव समरी है जी जी। इसके अंदर साहब जो स्टेट डेट है वो इन्होंने प्रिस्क्राइब किया है कि 2015-16 के अंदर 1,01,709 करोड़ रुपए था, जो 22-23 के अंदर बजट एस्टिमेट 2,43,779 हो गया, यानी अप्रोक्सीमेटली 2.43% स्टेट का डेट बढ़ा। अब आप देखिए सब डेट सर्विसिंग का अगर हम देखें तो मेजरली इस बार बजट के अंदर 37,000 का स्टेट डेट की रीपेमेंट का प्रोविजन रखा गया है, जो लास्ट ईयर को आप देखें 35,000 था। यानी डेट को रीपे करने के लिए खाली 2,000 का जो है करोड़ का जो इंक्रीज है वो आया है। ये सब अगर आप इस बार की बजट स्पीच में देखेंगे तो आपका जो ये डेट का जो रेशो है ये और ज्यादा बढ़ चुका होगा। कहीं ना कहीं जो डेट्स हैं और उसकी जो सर्विसिंग है, अगर आप इंटरेस्ट की इनकम देख लें साहब, जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं पिछली बार 20,000 करीब 21,000 करोड़ रुपए का जो है वो रिपोर्ट्स के अंदर इनका मेंशन्ड है। इस बार अनडाउटेडली रिपोर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट की पेमेंट जो है इससे बढ़ के आएंगी। ठीक है संजय। अगर आप देखिए तो 50,000 करोड़ रुपया जो है आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट पे और कैपिटल गुड जो आपकी डेट्स है उसकी पेमेंट पे जा रहा है। अगर 1,83,000 करोड़ में से अप्रोक्सीमेटली आपका 30 से 35% जो है वो डेट की तरफ जा रहा है। दिस इज रियली अलार्मिंग। इसके बारे में सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। वापस आऊंगा आपके पास। ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। मैं केवल ढींगरा जी की तरफ एक बार रुक कर रहा हूं। केवल ढींगरा जी, हम कृषि की बात कर रहे हैं, उद्योगों की बात हुई तो उद्योगों को लेकर भी चिंतित दिखे ओमकार जी, लेकिन जो इस बजट के अंदर ही बजट भाषण पढ़ा गया उसमें कहा गया कि लॉजिस्टिक अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स की रैंकिंग में 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर टॉप अचीवर का दर्जा हासिल करने वाला हरियाणा इकलौता स्टेट रहा। उस पर कैसे देख रहे हैं, और जो एलोकेशन हुई है इंडस्ट्रीज के लिहाज से क्या वो नाकाफी लग रही है? देखिए, आप मुझे पॉइंट दर पॉइंट ना पूछे सवाल, मैं पूरे बजट के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको अभी बताना चाह रहा हूं बेसिकली जो प्रॉब्लम आ रही है हमको। प्रॉब्लम ये आ रही है कि 1 साल के अंदर जो कर्जा लिया गया वो तो करीबन 36,000 करोड़ का है, और जो हमारी इनकम आई है 1 साल के अंदर वो 19,000 करोड़ की है सिर्फ। तो आप ये देखिए कि 19,000 करोड़ की 1 साल की इनकम के बीच में 36,000 करोड़ का 1 साल का कर्जा लिया जा रहा है। तो उस कर्जे को उस अमाउंट में से जो हमारी अमाउंट आ रही है उसमें से कैसे आप रिवर्ट करेंगे, क्योंकि वो इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है और हमारी इनकम जो है वो कम हो रही है। अगर आप 1 ही साल की फिगर ले ले तो आप ये देखिए, ये संजय गुप्ता जी ने भी अभी बताया कि जो हमारा स्टेट डेप्थ है वो 35% जो है वो कर्जे के ऊपर जा रहा है। पर 1,83,000 करोड़ का हमने अगर मान लो ये जो बजट दिया है एस्टिमेटेड, इसके बीच में 35% डेप्थ है जो परसेंटेज में इंटरेस्ट जाएगा। ठीक है सर, आप ये देखिए कितना बड़ा बुरा हालत है प्रदेश का। लेकिन अगर, और 1 मिनट सुनिए, अगर हम सिर्फ 6,000 करोड़ रुपया या
अगर हम उस दूसरे तरीके से भी लगाएं, 19,000 करोड़ अगर एक 64 की फिगर एस्टिमेटेड लेते हैं, जो कि आपके बजट में भी आई हुई है फिगर, 164 से 183 भी मान ले, क्योंकि 183 एस्टिमेटेड है, वो एग्जैक्ट तो है नहीं। अगर हम 19,000 करोड़ भी मान ले, तब भी 36,000 करोड़ हम उसके ऊपर एक साल में कर्जा ले रहे हैं। ढीगरा जी, समस्या यही है कि कर्जा तो किसी भी प्रदेश को लेना पड़ता है। अलार्मिंग सिचुएशन है वो। हमारे साथ संजय गुप्ता जी है, उन्होंने भी इसका जिक्र किया। लेकिन अगर ये कर्जा नहीं लिया जाएगा, बजट नहीं बढ़ेगा, बजट आवंटित नहीं किया जाएगा स्पेसिफिक विभागों के लिए, स्पेसिफिक जगहों के लिए, उस पर भी तो फिर विपक्ष कहेगा कि चीजों को बेहतर नहीं किया जा रहा। उस बेहतरी के लिए ही तो ये कर्जा लिया जाता है। अब मैं दूसरी तरफ आता हूं, अब आपको दूसरा रुख दिखाता हूं। जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी 10 साल, हमने 12 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां बनाई अपने कार्यकाल के अंदर, जिसमें हमने 14 गुना बजट इंक्रीज किया था। उसमें हमने 12 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां बनाई, 14 प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को हमने परमिशन देके उनको बनाने का काम किया, स्कूलों को बढ़ाने का काम किया, 15 राष्ट्रीय संस्थान लेकर आए, IIT, IIM, निफ्ट, कितने मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट्स के स्टेडियम, मेट्रो का विस्तार, KGP, KMP, और कितने ब्रिजेस, कितनी सड़कें, कितने रोड्स और कितनी चीजें लेकर आए थे। इन लोगों ने क्या लाया? बिजली के संयंत्र लगाए थे हमने 1400 मेगावाट कुल हरियाणा में बिजली बनती थी, हमने 10,277 मेगावाट तक के प्लांट लगाए। इन्होंने कौन सा प्लांट लगाया? इन्होंने कौन सा ब्रिज बनाया? कौन सी रोड बनाई? कौन सी मेट्रो बनाई? कौन से इन्होंने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां बनाई? कौन सी, एक सुनिए ना, कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का विस्तार हुआ? कौन से राष्ट्रीय जो है संस्थान आए? कुछ भी नहीं आया। ठीक है। और वो पैसा कहां जा रहा है? आप कह रहे हो कि ये इतना विस्तार कर रहे हैं, तो वो पैसा कहां जा रहा है? ये नाली में जा रहा है। नाली में बताता हूं कैसे जा रहा है। हेमा मालिनी को 10 लाख रुपया बांटा जा रहा है, मनोज तिवारी को 10 लाख रुपए बांटा जा रहा है। एक मिनट, बाबाओं को जमीन बांटी जा रही है। सुन लीजिए ना संजय जी, एक मिनट सुनिए। मैं कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इकोनॉमी पे है सारी बात। बाबाओं को जमीनें बांटी जा रही हैं। जब हमारे प्रदेश के अंदर एजुकेशन सिस्टम 5,000 स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, जब हमारे सिस्टम में 30 पेपर लीक हो जाएंगे, बच्चे लग नहीं पाएंगे, 4% की बेरोजगारी दर 37% हो जाएगी। आप सुनिए, ऐसे ना करिए। पहले मेरी एक बात होने दीजिए। मैं इसलिए आपसे मौका चाह रहा हूं क्योंकि उसी के साथ कनेक्टेड है। बिजली मीटर खरीद के घोटाले हुए, और रजिस्ट्री के घोटाले हुए, चावल के घोटाले हुए, मिलर के घोटाले हुए, इतने सारे तो घोटाले हो गए। और उसके बाद सुनिए, शराब लुट गई हमारे प्रदेश में कोरोना काल के अंदर, पता ही नहीं लग रहा गई कहां। उसके बाद SIT बनती है, उसका कोई जवाब नहीं आता। आपके पास लंबी फहरिस्त है ढींगरा जी। मैं तो कह रहा हूं ना, ठीक है। जब इतनी बुरी इकोनॉमी की हालत खराब कर रहे हैं, सोनीपत को मेट्रोपॉलिटन बनाया जाएगा, 3 नई मेट्रो लिंक परियोजनाएं शुरू होगी, असौदा और बहादुरगढ़ के लिए मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। विदुरावल जी, होगी हो तो बता दें। विदुरावल जी, कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन विपक्ष तो उससे इत्तेफाक रखता हुआ बिल्कुल दिखाई नहीं देता। और कर्ज को लेकर आपको सीधे तौर पर घेर रहे हैं। संजय गुप्ता जी कह रहे हैं कि सिचुएशन अलार्मिंग है, उस बाबत जरूर सोचना होगा। देखिए, मैं इकोनॉमिस्ट साहब जो हैं उनकी बात का भी जवाब दूंगा, लेकिन केवल ढिंगड़ा जी जो बहुत कुछ बता गए, नाली में जा रही है, वो नाली में कैसे जा रही है मैं बताता हूँ कैसे जाती है नाली में। हुड्डा साहब ने एग्रो मॉल बनाए थे, 11,000 करोड़ रुपए के एग्रो मॉल बनाए थे। 2014 से पहले एग्रो मॉल के लिए 11,000 करोड़ रुपए हरियाणा के खर्च किए गए थे। 11,000 करोड़, उनमें एक दाना भी कहीं पर कोई एग्रो मॉल में उस समय बिका हो 2014 से पहले तो मुझे बता दें। इसी प्रकार से 767 करोड़ रुपए के एजुसेट्स खरीदे गए थे। एजुसेट्स इसलिए थे कि विद्यार्थियों को किस प्रकार से डिजिटल एजुकेशन दी जाएगी। कोई एक क्लासरूम में एजुसेट चला हो, वो जाकर अपना समय पूरा करके एब्सोल्यूट हो गए। नए के नए बंद जो हैं खत्म हो गए, क्योंकि किसी का सैटेलाइट नहीं था, कुछ इस प्रकार से कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते थे। और मेरे तो कानों पर विश्वास नहीं हुआ जब इन्होंने KMP का भी श्रेय खुद ले लिया, हाईवे का श्रेय भी खुद ले लिए। मुझे तो डर लगा कि कहीं ये पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर बम है उसका भी श्रेय खुद ना ले ले, कि हुड्डा साहब बनाकर गए हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम। मतलब कोई तो हद होती होगी। KMP आप लोगों ने बनाया था क्या? इस प्रकार की बातें करके किसको बरगलाते हैं आप?
कहां पर लेकर जाते हैं। फिर इन्होंने बिजली की बात कही। अब मुझे पता है बिजली की बात करते ही मेरे जो मित्र हैं अजय गुलिया जी, उन्होंने तुरंत हाथ खड़ा किया। वो उसका जवाब, बिजली का जवाब वो दे देंगे। वो बताएंगे कि धूल और राख तो हमने खाई, एक यूनिट भी बिजली जो है उन प्लांट से मिला या नहीं मिला, ये अजय गुलिया जी बता देंगे। मैं उस पर समय नहीं खर्च करता। मैं समय खर्च करता हूं, ये बार बार मुझे टोक रहे थे। जब मैं बोल रहा था, मैं इनको नहीं टोक रहा था, ये मुझे टोक रहे थे। ये बार बार याद दिला रहे थे कि पेंशन, मैंने आपको बताया कि वृद्धा पेंशन जो है 2,500 रुपए जो हरियाणा इससे पहले दे रहा था, वो भी देश में सर्वाधिक थी। देश में कोई नहीं दे रहा। हमने उसको भी आगे अपनी खुद के रिकॉर्ड को बेटर करके 250 और बढ़ा दी। लेकिन फिर एक बार और ध्यान कर लें, कांग्रेस की भी तो आज के समय में कुछ जगह पर, एक दो जगह पर इनकी भी सरकार है। वहां पर क्या हाल है? छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है। छत्तीसगढ़ में क्या आटा जो है, गरीब को आटा क्या हरियाणा से सस्ता मिलता है? वो बात ज्यादा नहीं इसलिए मिलता। उठती है क्योंकि मैं वो चुनावी वादा था, इसलिए वो बात ज्यादा हो जाती है। और स्टेट से क्या कंपैरिजन सुनिए करेंगे मेरी उसको? बात। राजी आप राजी मैं ये हरियाणा के जी, प्रवक्ता जी, रहो जी। ना। अरे भाई ये गलत बात है। देखो, अब चोरी मैंने पकड़ ली तो आप बीच में बोलोगे, जनता को समझ पूरा करें, नहीं पूरा आता कि आप बीच में टोक रहे हैं। अब मैं चोरी पकड़ रहा हूं इनकी। देखिए, मैंने जो वादा करके आया उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर सरकार चल रही है। हम अगर इस प्रकार का कोई वादा करके आए होते या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात, तो उसका जरूर जवाब देते, लेकिन उस पर भी जवाब देंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। 60 से लेकर 79 साल की आयु के लोगों को 350 रुपए महीना बनता है। यहाँ 2750 जो देश में सबसे अधिक है, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राजस्थान में इनकी सरकार है। अभी जाकर इन्होंने वहां पर 700 से बढ़ाकर 1000 इसलिए किया क्योंकि इसी साल राजस्थान में चुनाव है। उसके बाद भी 1000 कर पाए हैं। यहाँ 2750 को कम बता रहे हैं। मतलब ये बड़ी खूबसूरती से इनकी जो मक्कारी है, इसको सामने लेकर आता है। कांग्रेस ये मक्कारी और ये करते हुए तो आज तक सत्ता में रही है, लेकिन दिक्कत इनके साथ एक हो गई। इनके नेता तो किस प्रकार से, उनकी तो बौद्धिक स्तर कम हो गया, लेकिन जनता बहुत प्रबुद्ध है। जनता बहुत पढ़ने लग गई, समझने लग गई, और समझ गई कि ये चोर और लुटेरे जो आकर कुछ भी चिल्लाएं, उन पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना। इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, याद कर लो। घोटालों की बात करते हैं, अरे शर्म नहीं आती कांग्रेस के किसी व्यक्ति को घोटाले का नाम लेते हुए? भूल गए 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला। नेशनल हेराल्ड में तो माँ और बेटा दोनों जमानत पर हैं। जिस प्रकार से हमारे हरियाणा के भी जो आप पूर्व के मुख्यमंत्री हम सम्मानित भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, 6 केसेस में वो भी जमानत पर बाहर है। ये घोटालों का किस प्रकार से नाम ले लेते हैं लूजली। अब फिर इन्होंने बिजली की जो बात कही, मैं वो बाईपास कर देता हूं अपने मित्र अजय गुलिया जी पर। वो बताएंगे कि 4 प्लांट्स का क्या है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, 800 मेगावाट का 584 करोड़ रुपए 30 सेकंड्स प्लीज पूरा करें। ओनली 10 सेकंड्स आई नीड। 584 करोड़ की लागत से 800 मेगावाट का हरियाणा का सबसे बड़ा थर्मल पावर सेंटर जो है बन रहा है। वो हम बना रहे हैं। इनके टाइम में 5 यूनिट्स बंद हुए थे, वो नहीं बताते। पानीपत का यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, 25 साल की पूरी अपनी आयु पूरी करके अब्सोल्यूट हुए थे, उसके बदले लगाए थे, लेकिन एक भी यूनिट नहीं मिला हरियाणा को। अजय गुलिया जी बता देंगे इस बात को। ठीक है, अजय गुलिया जी के पास में जा रहा हूं। और अजय गुलिया जी, मैं बात करना चाह रहा हूं पंचायत एवं ग्रामीण विकास की। इसके लिए अलॉटेड बजट है 7,202 करोड़, पिछली बार था 4,225 करोड़, बढ़ोतरी यहां पर देखी गई है। मैं इसका जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं कि ई टेंडरिंग जो एक चैलेंज है पंचायतों के लिए, और पंचायतों से ही आप अगर बात करेंगे तो जुड़े होते हैं किसान, जुड़े होते हैं गांव, और जुड़े होते हैं गांव के लोग। एग्रीकल्चर के लिहाज से हम देख रहे हैं कि कृषि के लिए 20,000 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य रख दिया गया। ये 20,000 एकड़ का जो क्षेत्र है प्राकृतिक खेती जिसमें की जाएगी, क्या इससे वाकई में किसानों को कोई फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है? और ई टेंडरिंग जो ये बजट रखा गया है कुछ बढ़ाकर, उससे वाकई में लग रहा है कि ई टेंडरिंग आप समझा भी पाएंगे अब लोगों को, और पैसे उनके पास इजीली पहुंचेंगे? जो जिसके लिए ई टेंडरिंग शुरू की गई वो वाकई में धरातल पर अब उतर पाएगा? देखिए रांची, एक चीज समझने की है कि बदलाव प्रकृति का नियम है, और जो भी समय के साथ बदलाव नहीं कर पाया या समय के साथ नहीं चल पाया वो पिछड़ गए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ नोकिया कंपनी का। देखिए, सबसे ज्यादा अगर कोई मार्केट में कंपनी एस्टेब्लिश्ड थी तो वो नोकिया थी। सब लोग नोकिया के फोन खरीदते थे, हमने आपने भी खरीदे, सब लोगों ने नोकिया के फोन इस्तेमाल किए। लेकिन फिर एंड्रॉइड का जमाना है, नोकिया अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाई और पिछड़ गई, और मार्केट से एब्सोल्यूट हो गई, मार्केट से खत्म हो गई।
तो हरियाणा प्रदेश के किसान कहीं पीछे ना रह जाए। सरकार की ये मंशा है, सरकार की ये सोच है। देखिए प्रकार जो नेचुरल है, प्राकृतिक खेती है, उसकी तरफ सभी लोग जा रहे हैं। उन प्रोडक्ट्स को, वो प्रोडक्ट्स महंगे भाव में भी लोग खरीदने को तैयार है, क्योंकि कोई लोग सेहत से समझौता करने को तैयार नहीं है। तो हरियाणा प्रदेश के लोगों को समय के साथ चलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कहीं हरियाणा प्रदेश के जो किसान प्रोडक्ट बनाते हैं, जो उगाते हैं, वही एब्सोल्यूट ना हो जाए, उनकी आवश्यकता लोगों को ना हो। सरकार इस बात के भी लिए दूरदर्शी है। सरकार की दूरदर्शी सोच है कि आगे आने वाले समय में जिन प्रोडक्ट्स की, देखिए सीधी चीज, एक बिजनेस में हम समझे आज बजट पर चर्चा कर रहे हैं, किसानों को प्राकृतिक खेती का कंसेप्ट समझा भी पा रहे हैं? क्योंकि प्राकृतिक खेती जब हम करेंगे, क्योंकि देश के अगर आप आंकड़े पर जाएंगे तो 1 से 1.5 एकड़ जमीन जो है वो 86% किसानों के पास है पूरे देश में। और अगर आप प्राकृतिक खेती पर वो किसान चले जाएंगे तो क्या गुजर बसर उनके लिए आसान हो पाएगी? विदाउट फर्टिलाइजर अगर आप उसकी तरफ जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि जो आपकी फसल है वो कम, आप उसका कम पैदावार आपकी हो जाएगी। हो सकता है रेट ज्यादा मिल जाए, लेकिन टफ नहीं हो जाएगा कहीं ना कहीं किसानों के लिए? देखिए, मैं एक चीज मानता हूँ, स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ। संघर्ष, लोग संघर्ष करेंगे और करना भी चाहिए। देखिए, नई चीज कोई भी आती है, देखिए कोई भी नई चीज आती है, उसको सीखने में समय लगता है, उसमें परेशानी भी होती है। लेकिन अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो ये परेशानी आने वाले टाइम में ऐसी हो जाएगी जिसका कोई समाधान नहीं होगा। अब आपने एक चीज कही, डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट बिजनेस में सबसे आसान है और सभी ने पढ़ा है, हमने आप लोगों ने भी पढ़ा है। जब डिमांड उस चीज की होगी जो प्राकृतिक खेती से उपजे हुए, जैसे फल हैं, सब्जियां हैं या और भी अनाज है, उसकी डिमांड होगी, और हमारा किसान जो अभी ट्रेडिशनल जो हम चल रहे हैं वो उगाएगा, उसकी डिमांड होगी नहीं, क्या उसका रेट मिलेगा किसान को? क्या किसान को उसका रेट मिलेगा? किसान को तो उसी चीज का रेट मिलेगा ना, ज्यादा भाव उस चीज का मिलेगा जिस चीज की डिमांड मार्केट के अंदर होगी। अगर हरियाणा प्रदेश के किसान उसके साथ को नहीं कर पाएंगे तो पिछड़ जाएंगे। सरकार की मंशा है कि आने वाला समय इन चीजों का है। गुलेज, ये कहावत आपने कही, एक मैं भी कह देता हूं कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड, यानी बहुत सारे बावर्ची खाने को खराब कर देते हैं। मसला ये कि अगर आप प्राकृतिक खेती की तरफ जाएंगे, मोटे अनाज को उगाइए, इन तमाम चीज़ों में किसान समझ पाए जो समझाना चाह रही है सरकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ प्रोग्राम्स भी इस तरीके के लाए जाएंगे सरकार की तरफ से कि किसान समझ पाए कि भूमिगत जो वाटर है वो कम है, तो जो मोटा अनाज है उसे उगाया जाए। मैं ओमकार जी की तरफ रुख कर रहा हूँ। ओमकार जी, किसानी से हटके आपने बात की थी उद्योगों की। जो सवाल मैंने ढींगरा जी से किया था वो मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप उद्योगों की तरफ गए थे। तो उसके हिसाब से तो जो केंद्र की तरफ से सूची जारी की जाती है लॉजिस्टिक अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, उसमें 37 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप अचीवर हरियाणा रहा है। तो उस लिहाज से, उद्योगों के लिहाज से तो बेहतर ही कर रहा है। कुछ आंकड़े भी सीएम की तरफ से दिए गए कि हमने इतना बिजनेस जनरेट कर लिया। अगर केंद्र की तरफ से टॉप अचीवर का अवार्ड हरियाणा को दिया जा रहा है तो ये माने हम कि उद्योगों में कुछ बेहतर कर पा रहे हैं, या फिर आप जिस लाइन पर पहले थे उसी पर रहेंगे? राज ठाकुर जी, कागजों में कुछ भी कर लीजिए, सच्चाई तो ये है कोरोना काल के बाद एमएसएमई यूनिट्स में 4 लाख वर्कर थे जो आज 2,68,000 रह गए हैं। एमएसएमई यूनिट्स के ऊपर बात तो जरूर की जाती है। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में 20 लाख करोड़, जरा इनसे पूछना 20 लाख करोड़ में जीरो कितनी होती है, नहीं बता पाएंगे। 20 लाख करोड़ का बजट दिया लेकिन कागजों में रह गया। कहां गया बजट? किसके पास आया वो बजट? राज ठाकुर जी, जब बजट की बात होती है तो अर्थशास्त्री की बहुत जरूरत होती है, जो जनता उसके ऊपर उम्मीद भी रखती है। मेरे भाई संजय गुप्ता जी ने, अर्थशास्त्री ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि कृषि के क्षेत्र पर हमारी डिपेंडेंस ज्यादा है, लेकिन दिया क्या? मात्र 3.99% बजट का। उद्योग पर हमारी डिपेंडेंस ज्यादा है क्योंकि उद्योग हमारे को रोजगार दे सकता है, बेरोजगारी पर कंट्रोल कर सकता है, सरकार नहीं दे सकती। हालांकि सरकार ने आखिरी साल में लॉलीपॉप देने की कोशिश करी कि हम ग्रुप सी और डी में 65,000 नौकरियां देंगे। ये कहा इन्होंने, लॉलीपॉप दिया, लेकिन अब तक कितनी दी ये भी नहीं बताया इन्होंने। ये बार बार कहते हैं 1987 में चौधरी देवीलाल जी ने पेंशन शुरू करी थी, 100 रुपए शुरू करी थी। लेकिन ओमकार जी, एक बात तो मानेंगे कि कोई विजन चाहिए होता है, और उसी विजन के तहत जो सीएम ने आज बजट पढ़ा, मैं उसी को एक बार पढ़ देता हूं कि 5F विजन पर
केंद्र और पीएम मोदी काम कर रहे हैं, जिसमें फार्म से फाइबर से फैक्ट्री से फैशन से फॉरेन तक जो है वो हरियाणा को आत्मनिर्भर वस्त्र नीति की तरफ जाया जाएगा, उसकी घोषणा की गई। और नीति का उद्देश्य है 4,000 करोड़ रुपए के निवेश को जुटाने का, जिससे 20,000 नई नौकरियां पैदा की जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि जब इस तरीके की योजना आती है, ऐसी कोई नीति सामने रखी जाती है, तो उससे एक चीज तो साफ होती है कि कोशिश हो रही है, उन कोशिशों की तो सराहना होनी चाहिए। या फिर आपको लग रहा है कि क्योंकि आपने तो शुरू में ही कह दिया कि कागजों में तो कुछ भी लिख लें, मेरे पास बजट की कॉपी भी है, फिर तो ये पूरा का पूरा जो बजट है ये भी किसी मतलब का नहीं रह जाता। राज ठाकुर जी, मैं सिर्फ 2 बातें कहूंगा, मेरे को पूरी करने देना। जुमले और जुमेलों की सरकार है। इन्होंने बोला 6,50,000 करोड़ के MOU साइन हो गए, आपके पास भी रिकॉर्ड पड़ा होगा, निकाल लो। और मात्र 10,000 करोड़ भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुए। 6,50,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट लेने के लिए इनके मंत्री संतरी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री विदेशों में मजे करने भी गए थे, करोड़ों रुपए खर्च किए थे। 6,50,000 करोड़। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, लोन लेना बुरी बात नहीं है, लोन कोई व्यक्ति भी लेता है, कोई व्यापारी भी लेता है, लेकिन उस लोन का यूज कहाँ होता है? अगर उस लोन का यूज संरचनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए, विकास परक योजनाएं करने के लिए, उद्योग के लिए किया जाता तो वो एक अच्छी पहल है। लेकिन उस लोन का प्रयोग अगर हम घी खाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए प्रयोग करेंगे, वो लोन हमारे को नुकसान करेगा। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं, पिछले साल 95,000 करोड़ का लोन लिया गया, जिसमें से मात्र 22,000 करोड़ जी आंकड़ा दे, फिर मैं अर्थशास्त्री जी के पास जाऊंगा। उससे पिछले साल, मेरी बात पूरी होने दीजिए, उससे पिछले साल 44,000 करोड़ का लोन लिया गया, मात्र 9,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया। उससे पिछले साल 22,000 करोड़ का लोन लिया गया, 13,000 करोड़ रुपए संरचनात्मक ढांचे पर लगे। आप ये बताइए, इस साल बजट में 35,000 करोड़ रुपए की रीपेमेंट और ब्याज है। आप बातें कर रहे हैं 1,85,950 करोड़। जनता को कुछ नहीं लेना इससे, जनता को कुछ नहीं मालूम क्या होता है डिफिसिट, क्या होता है रेवेन्यू डिफिसिट, कुछ नहीं मालूम उसको। जनता को चाहिए उसको राहत कहाँ मिली? क्या महंगाई से कोई राहत मिली? क्या इन्होंने जीडीपी में ये बताया कि पेट्रोल डीजल और गैस के काम क्या कम किए रहेंगे? ये तो स्टेट के हाथ में भी है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगाता है। जनता को राहत चाहिए। संजय गुप्ता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक चीज का बार बार इस्तेमाल किया गया कि जिनकी आय 1,80,000 प्रति साल से कम है, उन पर काम किया जाएगा। और ये कहा गया कि एक योजना तैयार की जाएगी, एक नीति तैयार की जाएगी, जरूरतमंद परिवारों को आवास प्रदान करने के लिए 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी, और जिनके पास भूमि नहीं है उन्हें आवास के लिए भूमि भी उपलब्ध करवाई जाएगी। क्या इस तरीके की नीतियों से कुछ कंक्रीट निकल पाता है, या फिर ओमकार जी की जुबानी कहें कि कागज है, कुछ भी लिख दिया गया है, बाद में कोई क्रॉस चेक नहीं करेगा? क्या जो ये आंकड़ा है, या फिर कहें कि भूमि उपलब्ध कराई जाएगी जिनकी आय बहुत ज़्यादा नहीं है, 1,80,000 रुपए सालाना जिनकी आय है, आय को बढ़ाने के लिए, लोगों को आवास देने के लिए ये चीज़ें फायदेमंद साबित होती हुई दिख सकती हैं? संजय गुप्ता जी सुन पा रहे हैं अगर आप? तो जरूर बताएं कि 1,80,000 जिनकी आय पूरे साल में इससे कम है, उनके लिए एक नई नीति लाई जा रही है जिसमें उन्हें भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी, 1.5 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। ऐसी जो नीतियां होती है वो आप कह सकते हैं कि ग्राउंड पर जब उतरती है तो उससे फायदा होता है पूरे प्रदेश को, लोगों को, गरीबों को। देखिए साहब, अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो देश की नीड भी है, और हर प्रदेश के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा हर सरकार दे रही है और केंद्र सरकार भी दे रही है। अगर हम खाली इसे जो है गरीबों के लिए ना समझें, और अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर एक मिडिल क्लास भी जो है वो भी, उसकी भी हमेशा एक आशियाने की डिमांड रहती है। अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर एक्चुअली हरियाणा में हो क्या रहा है साहब, लगातार लैंड के प्राइसेस इतने ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं पिछले 1.5-2 साल के अंदर, किसी भी वजह से रहे हो, कि एक आम आदमी के लिए घर को अफोर्ड करना और बना पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अगर सरकार इस स्कीम को जैसे निचले लेवल पे वो अपना निम्न आय वर्ग के लिए लाई, अगर इसको जो है मिडिल आय वर्ग के लिए भी डाल दे और उनको ये सब्सिडी, इंटरेस्ट का जो सबवेंशन है वो मिलना चालू हो, तो एक रियल बेनिफिट जो है वो एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास को फ्लो कर सकता है। और अनडाउटेडली जब भी इस प्रकार की स्कीम आती है
वो रोजगार जनरेट करती हैं। जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जिसके अंदर की आपके पास कभी भी जो निम्न आय वर्ग से रिलेटेड है या जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है, उसको लगातार काम इसके अंदर मिलता चला जाता है और प्रदेश के लिए ये प्रगति का सूचक रहता है। लेकिन जरूरी है कि साहब इस स्कीम को किसी भी तरीके से मिडिल क्लास पर्संस के लिए भी लाया जाए, ताकि उन्हें एक अफोर्डेबल हाउस का एक सपना उनका भी पूरा हो सके। बिल्कुल ठीक है सर। दूसरी तरफ मैं समझना चाह रहा हूं कि जब स्टेट के बजट आते हैं तो स्टेट के पास होता क्या है जिससे अपनी आय बढ़ा सके, क्योंकि दो तीन चीजें हैं जिसमें लिकर है, स्टैंप ड्यूटी है, इन तमाम चीजों से ही अपने रेवेन्यू को बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में और क्या किया जाए प्रदेश सरकार की तरफ से कि आप अपनी आय को बढ़ा पाएं, क्योंकि ये टॉपिक लगातार उठता है जिस पर लगातार बात की जाती है कि आपका कर्ज बहुत ज्यादा हो रहा है, आप उस कर्ज का भुगतान ही करते रह जाते हैं। आप विद इन कैसे रेवेन्यू जनरेट कर पाएं, उसके लिए क्या सोर्सेज और होते हैं, वो हमारे दर्शकों के साथ थोड़ा सा बता पाएं, क्योंकि आम आदमी नहीं समझ पाता कि जब स्टेट का बजट आता है तो उससे कैसे स्टेट को फायदा हो सकता है, कैसे आम जन के लिए जो बजट आवंटित किया जाता है वो काम करता है। देखिए साहब, मैं आपका थोड़ा सा ध्यान ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर साइड की तरफ ले जाना चाहता हूँ। हरियाणा बजट के अंदर अगर आप ये देखें कि जैसे ये 1,80,000 करोड़ का जो प्रेजेंट बजट पेश किया गया है, अप्रोक्सीमेटली अगर प्रीवियस बजट को देखें तो 40,000 करोड़ रुपया जो है वो खाली सैलरी एंड पेंशन के लिए गया, जो अनडाउटेडली लास्ट ईयर जो है करीब 11% के आसपास बढ़ा था। जो इस बार भी इसकी उम्मीद यही है कि 11 से 12% बढ़ के ये फिगर कहीं 44 से 45,000 करोड़ के आसपास बजट एस्टिमेट्स के अंदर आ जाएगी। अगर आप सरकारी मशीनरी पे देखें जो खर्च हो रहा है और वो अगर इस कदर बढ़ता चला जा रहा है, कहीं ना कहीं पहली जरूरत तो ये है कि अपनी बेल्ट को कसा जाए। जो एक्सपेंडिचर जो है उस साइड के ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि अगर हम इसको एक्सपेंडिचर को एवरी ईयर हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 से 12% जो है सरकारी मशीनरी का खर्च बढ़ेगा। अगर उस एक्सपेंडिचर को पहले तो हमें कंट्रोल करना है। सेकेंड, जो हमारे पास अनयूटिलाइज्ड एसेट्स हैं, देखिए साहब हरियाणा के बजट के अंदर एक खास बात है कि जो अगर आप आउटलेस की तरफ जाते हैं, एक्सपेंडिचर की तरफ, जो कैपिटल आउटले है वो वेरी लो है। अप्रोक्सीमेटली अगर आप जैसे एजुकेशन बजट देखें या हेल्थ बजट देखें तो रेवेन्यू साइड का खाली 10% का हिस्सा आप कैपिटल के ऊपर खर्च कर रहे हैं। अगर 18,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसी के ऊपर 1800 करोड़ रुपए कैपिटल पे खर्च हो रहा है। कैपिटल पे खर्च होने का मतलब ये है कि साहब आपकी एसेट क्रिएशन हुई, हॉस्पिटल्स बने, आपके स्कूल्स बने, यूनिवर्सिटीज बनी, लेकिन अगर ये लो साइड के ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रनिंग एक्सपेंडिचर है वो हायर होता जा रहा है और आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए फंडिंग नहीं है। दूसरी तरफ आपका लोन का दायरा थोड़ा सा बढ़ता चला जा रहा है और आपकी जो फंडिंग है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप मीट कर रहे हैं। अब साहब आपने मेरे से कहा कि हम अपने एक्सपेंडिचर्स को, तो पहले जरूरत है एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करने की, सेकंड जरूरत है कि हमारे पास हम रेवेन्यू को कैसे ऑगमेंट करें। अगर आप इसके अंदर रेवेन्यू साइड के ऊपर जाते हैं तो सरकार ने एक बड़ा रोजी पिक्चर बनाई है कि आपके जो स्टेट जीएसटी है वो भी लगातार इम्प्रूव कर रहा है। ईच एंड एवरी हेड जो स्टेट की कलेक्शन का है उसके अंदर रेट इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन साहब आप कैसे उस एक्सपेंडिचर को, कैसे अपनी रिसीट्स को और बढ़ा सकते हैं। ज्यादा जरूरी ये है कि जहां पर भी अनटैप्ड पोटेंशियल्स हैं, जैसे सब जीएसटी के अंदर है, सरकार ने अपने विजन स्टेटमेंट के अंदर भी लगातार कहा है कि वो लगातार जीएसटी के ऊपर मॉनिटरिंग बढ़ा रहे हैं जिसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। यही मॉनिटरिंग और आगे बढ़ाने की जरूरत है। सेम कंडीशन आपके पास माइनिंग के अंदर आएगा साहब, सेम कंडीशन लिकर के अंदर आएगा, सेम कंडीशन आपके पास एंटरटेनमेंट टैक्स के अंदर आएगा, जहां पे जरूरत है कि हमें बेटर मॉनिटरिंग करने की और एक सिंगल प्लेटफॉर्म ऐसा बनाने की कि सारे रेवेन्यू अकाउंट फॉर। ठीक है संजय जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं, क्योंकि ये पॉइंट आपने वैलिड उठाया कि ब्याज भुगतान हो, पेंशन हो, सार्वजनिक ऋणों को चुकाना हो, इसी में एक बड़ा हिस्सा बजट का चला जाता है। इस माध्यम से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं ओपीएस की ओर, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसे बंद कर दिया गया कुछ साल पहले।
क्या अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाता है तो उससे ये जो बजट है ये उस दिशा में और ज्यादा जाता हुआ दिखाई देगा, इसीलिए मौजूदा सरकार सेंटर से लेकर प्रदेश में ओपीएस को लागू नहीं कर रही है और कांग्रेस कह रही है कि जब हम आएंगे तो हम इसे लागू करेंगे, कई प्रदेशों में लागू किया भी जा चुका है। तो यही वो डर है कि बहुत सा पैसा पहले ही बजट में यहां पर चला जाता है, अगर ओपीएस को लागू करते हैं तो और ज्यादा जाएगा। देखिए ना, 1,80,000 करोड़ रुपए में से 55,000 करोड़ रुपया तो आपके टैक्स की सर्विसिंग में चला गया, 45,000 करोड़ रुपया आपकी स्टेट में सैलरी और पेंशन पे चला गया। तो आप ये देखिए कि अप्रोक्सीमेटली जो है आपके बजट का 55 to 60% जो है वो खाली एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो सिर्फ रोटेट हो रहा है। स्टेट के पास जो शेयर आ रहा है, जो एक्चुअल में आपके पास कैपिटल क्रिएशन है, वो बहुत कम है। अनडाउटेडली अगर ओपीएस आता है, अगर दोबारा से उसे लागू करते हैं तो ये बर्डन सरकार के ऊपर और बढ़ जाएगा। अब मैं आपका ध्यान ना थोड़ा सा पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की तरफ ले जाना चाहता हूँ। ये सरकार की तरफ से ही समरी दी जाती है। इसमें इन्होंने स्टेट वाइज एक्सपेंडिचर्स जो है की सेक्टर, उनका कंपैरिजन दिया है। अगर हम एजुकेशन की तरफ जाएं तो वो लिखता है कि हरियाणा ने 40.2% एक्सपेंडिचर अपना एजुकेशन पे खर्च किया, जबकि और जो एवरेज है ऑल स्टेट की वो 15.2 है। यहाँ पे अगर आप देखें तो सरकार की तरफ से एक गुड एफर्ट है कि स्टेट की जो एवरेज है उसको करीब करीब वो मेंटेन कर रही है। लेकिन सब हेल्थ के ऊपर मामला थोड़ा सा सीरियस है। हेल्थ पे 8% ऑफ द बजट जो है वो खर्च होना चाहिए अप टू 2022 तक। अब हमारा 2023 भी खत्म हो गया है और 2024 जो है उसका हम बजट ला रहे हैं। तो कहीं कहीं जो सेक्टर्स हैं, अच्छा सब, एक है रोड एंड ब्रिजेस। हरियाणा के ऊपर सब हम लगातार देखते हैं कि रोड्स पे बहुत काम हो रहा है, लेकिन अगर आप इसे देखिए और स्टेट की एवरेज का ये 50% है। 2.1% बजट का एलोकेशन है। ठीक है संजय जी, मैं वापस लौटता हूं, औरों को भी चर्चा में जरा ले लेते हैं। विदुर रावल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो बात संजय गुप्ता जी ने कही, इसे सुनकर थोड़ा बेहतर तो लगा होगा, क्योंकि संजय गुप्ता जी ने ही कहा था कि अलार्मिंग सिचुएशन है कर्जे को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर, लेकिन ओपीएस को लेकर सरकार इसीलिए शायद अपने हाथ पीछे खींचती है कि जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो और ज्यादा अलार्मिंग हो जाएगी अगर ओपीएस को हम यहां पर लागू कर देते हैं, और शायद उसका ही नतीजा है कि ओपीएस पर हाँ नहीं करती बीजेपी। राज जी, पहली बात तो ये कि संजय जी ने पहली बार भी जो कहा था, उन्होंने तारीफ की थी कि किस प्रकार से हम अपने डेप्थ को मैनेज कर रहे हैं, किस प्रकार विद इन द बाउंड्रीज हम उसको रख रहे हैं। तो वही है ना जी, बुरा जो देखन मैं चला, और लोग अपने अपनी मनमर्जी के, हमारे विपक्षी प्रवक्ता अपनी मनमर्जी के निकाल लेते हैं। खैर ये फिगर्स उन्होंने नहीं नोट की होंगी, लेकिन महत्वपूर्ण जब ओपीएस और एनपीएस की आप चर्चा करते हैं तो मुझे कई बार व्यक्तिगत रूप से लगता है कि ये बेईमानी की चर्चा है। क्योंकि ओपीएस जब थी और उसके बाद जब हम एनपीएस की तरफ जब ट्रांजिट कर रहे थे, तो उस समय ऐसे दवे की जो रिपोर्ट थी वो एक महत्वपूर्ण पिलर थी, जिसमें ये कहा गया था कि उसकी एक समुचित, एक कंपोजिट पिक्चर उन्होंने ड्रॉ की थी। उन्होंने कहा था कि उस समय जो सैलरीज हुआ करती थी, मैं लेट 90s की बात कर रहा हूँ, वो एट पार नहीं थी मार्केट के हिसाब से, जिस कारण से जो गवर्नमेंट जॉब थी वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं थी। बहुत लोग प्राइवेट जॉब्स की तरफ जाते थे, बहुत लोग ब्रेन ड्रेन का भी एक इशू हम सुनते थे कि बहुत लोग बाहर जाकर नौकरी करना चाहते थे। तो बेस्ट ऑफ टैलेंट जो था वो भारत की अंदर और खास तौर पर सरकारी नौकरियों में नहीं जाना चाहता था। और उसके एक और नुकसान ये था कि सरकारी कर्मचारी की जेब में पैसा नहीं था। जब सरकारी कर्मचारी की जेब में पैसा नहीं था तो हो सकता था कि वो अंडर द टेबल और ब्राइब और 100 तरह की कुरीतियों में जा रहा था। तीसरी दिक्कत क्या थी, उसकी जेब में पैसा ना होने के कारण उसकी जो जवानी की आयु की जो समय था, जब बच्चों पढ़ाने का समय था, वो बेहतर जो है अपनी एजुकेशन पर, अपने फैमिली के ऊपर नहीं स्पेंडिंग्स कर पा रहा था। और साथ साथ उसकी जेब में पैसा ना होने के कारण जो है वो मार्केट के अंदर खरीद नहीं पा रहा था, और मार्केट के अंदर पैसा नहीं जा पा रहा था। जब मार्केट से, शॉप से किसी से खरीदता है तो शॉपकीपर के जेब में पैसा जाता है, शॉपकीपर आगे मैन्युफैक्चरर के पास पैसा पहुंचाता है, मैन्युफैक्चरर आगे लेबर के पास पैसा पहुंचाता है, तो पूरा सर्कल बनता है। तो जो ऐसे दवे की रिपोर्ट थी वो ये कहती थी कि हैंडसम सैलरीज होनी चाहिए, सिर्फ पेंशन की सिक्योरिटी नहीं, हैंडसम सैलरीज भी होनी चाहिए। और फिर उन सैलरीज में से एनकरेज किया जाए कि अपने आप जो सैलरीड पर्सन है वो उनमें से अपनी पेंशन का बनाए भी। मुझे केवल 30 सेकंड दीजिएगा अपनी बात पूरी करने के लिए। अब वहां से हमने शिफ्ट किया इस ऐसे दवे की रिपोर्ट के बाद, और उसके बाद जो मल्टीपल जो
कमेटीज बनी, हमने शिफ्ट किया कि भाई नहीं, हमें एक एनपीएस वाला सिस्टम जो है, ऐसे देवे ने जिस प्रकार से रिकमेंड किया उस तरह की तरफ बढ़ना है। हमने दिशा बदली और उसके बाद केंद्र में सरकार भी बदली, लेकिन जो केंद्र की नई सरकार आई उसने और एग्रेसिवली जो है एनपीएस को पुश किया। मनमोहन सिंह जी, चिदम्बरम जी इसमें फ्रंट रनर रहे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सब प्रदेशों में, सबसे पहले प्रदेश जो थे 2006 में हमने हरियाणा में लागू की। अब जब हम ओपीएस एनपीएस की चर्चा करते हैं तो बेईमानी इसलिए हो जाती है कि हम कहें कि भाई पुरानी पेंशन तो लेंगे लेकिन सैलरी नहीं लेंगे। अब व्यवस्था पुरानी, या तो आप पुरानी व्यवस्था से संतुष्ट हो या आप नई व्यवस्था की बात कर रहे हो, तो ये अपने आप में मैं आप ही से एक सवाल ले रहा हूं। युवा सशक्तिकरण के लिए कहा गया कि 2 लाख बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा जाएगा। 2 लाख बेरोजगार युवाओं के लिए ये एक पहल आप कह सकते हैं। 2 लाख युवा बेरोजगार हैं, इस पर भी कह दें, और 250 करोड़ रुपए में किस तरीके से कौशल प्रशिक्षण के तहत उन तक नौकरियां पहुंचाई जाएगी, उस पर भी कह दें। फिर इसी पर मैं ढींगरा जी के पास भी आऊंगा और ओपीएस पर भी जवाब लूंगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हमारी 2.25 करोड़ के करीब जनसंख्या है। हमारी जनसंख्या बढ़ भी रही है साथ साथ, लेकिन क्या हम उनको, हमारी जो एक आयु वर्ग है, जो 18 से 35 साल का आयु वर्ग है, क्या वो मार्केट के अंदर आकर अपने बूते जो है अपना रोजगार कर सकता है? क्या वो स्वरोजगार कर सकता है? क्या वो किसी मार्केट की रिक्वायरमेंट के अनुरूप उसके पास स्किल्स हैं? इन सब पर सवाल खड़े करने, मतलब इन सब पर जो है सवाल खड़े होते रहे हैं पहले भी। और क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की लेबर है, अगर उसको छोड़ दे तो 98% जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर है, उसको क्या हमने कोई स्किल के साथ कनेक्ट किया है? अगर वो स्किल्ड नहीं है और अनस्किल्ड जो लेबर है उसको वो लो वेजेस पर काम कर पा रही है, तो ये अपने आप एक चिंता का विषय है। तो इसलिए HKRNL जो है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, उसके साथ साथ HSDM हरियाणा स्किल डेवलपमेंट जोड़ के, कोई बीच में इंटरप्ट कर रहा है जी, आपका सवाल उत्तर नहीं हुआ। खैर चलिए, मैं अपनी बात पूरी करता हूं। तो इनको जोड़कर हमने हमारा विदु जी काफी वक्त दे दिया मैंने, मैं ढींगरा जी के पास जा रहा हूं। ढींगरा जी, पॉइंट एक तरीके से 2 चीजें मैं समझना चाह रहा हूं ओपीएस को लेकर। हम देख रहे हैं कि प्रदेश का बहुत ज्यादा बजट जो है वो ब्याज में चला जाता है, पेंशन में चला जाता है। ओपीएस अगर लागू किया जाता है तो समस्या तो है, और उसका जिक्र संजय गुप्ता जी ने भी किया कि जो सिचुएशन अलार्मिंग है उसके लिए कुछ आपको हाथ तो रोकने होंगे। उसी के तहत आप कह सकते हैं कि ओपीएस को लागू नहीं किया जा रहा, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि वो करेगी, तो वहां पर तो कर्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा। वो टफ नहीं आपके लिए? राज जी, सबसे बड़ी बात है इसमें विल चाहिए काम करने की विल है नहीं सरकार की। 9 साल हो गए इस तरह का हाल करते हुए प्रदेश का। जब आप प्रदेश में 3-3 बार गोली चलाओगे, लोगों के माथे पे और छाती पे गोलियां मारोगे, तो यही हाल होगा ना। अगर इंडस्ट्री 50% बंद करोगे तो यही हाल होगा ना। अगर आप हरियाणा की अर्थव्यवस्था को खत्म करना चाहोगे तो यही हाल होगा ना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बोल तो रहे हैं अमृतकाल, अंत्योदय की बात भी कर रहे हैं, लेकिन अंतिम आदमी की चिंगाड़ निकालने का काम सरकार कर रही है। जब चिंगाड़ निकालोगे अंतिम आदमी की तो यही हाल होगा। दूसरी बात, एक हरियाणा की जनता छत्तीसगढ़ थोड़ी जाएगी, ये छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। हरियाणा की जनता हरियाणा में रहेगी। चोर लुटेरे जो कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में जो पार्टी है वो कांग्रेस नहीं है, कोई और युगांडा की पार्टी है क्या? ये सोचना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जो आपके सामने था की कोई कांग्रेस कर रही है क्या? बिजली जो है वो बाहर की कंपनियों से खरीदी जा रही है। हरियाणा के यूनिट लगे हुए हैं और बिजली बाहर की कंपनियों से खरीदी जा रही है। जो एग्रीमेंट हमारे थे, जो एग्रीमेंट बिजली के हमने किए थे, उनको तोड़ दिया। अरे रुक जा, आपके बीच में नहीं बोलता मैं। जो बिजली के एग्रीमेंट हमने किए थे और वो 25-25 साल के थे, उनको तोड़कर महंगी बिजली खरीदने का काम कर रही है प्राइवेट कंपनियों से। कोई एक एग्रीमेंट से अमाउंट बढ़ेगी या कम होगी, ये सरकार को सोचना चाहिए। उद्योगों के बीच में 50% इंडस्ट्री बंद करी, उसकी एक मिनट, अरे भाई रुक जा भाई, आंकड़ा दे रहा हूँ, चेक कर लेना। यहाँ पे आके ऐसे बोलते रहते हो, आंकड़ा दे रहा हूँ, चेक करना, लिखा करो मेरी बात, चेक करना, वो लिखा करो मेरी बात, समझदार प्रवक्ता बनो। सुनो,
ये जो अभी जो ओंकार सिंह जी ने बात बताई कि 4 लाख वर्कर कम होकर 2.5 लाख रह गए, अगर 50% इंडस्ट्री कम बंद हुई तभी तो कम रह गए ना। बताइए कौन अगर इंडस्ट्री बंद नहीं होती तो वर्कर भी कम नहीं होते। सुनिए, अब दूसरी बात बोल रहे हैं लगातार, जो इंडस्ट्री के अंदर विदुर जी मैं आऊंगा आपके पास, फिर आप बोलिएगा। जो रिजर्व अलॉटमेंट करती थी कांग्रेस की सरकार रिजर्व प्राइस पे, उसको ऑक्शन पे लगा दिया इन्होंने। आम आदमी के पुत्ते से इंडस्ट्री का प्लॉट बाहर हो गया, कैसे खरीदेगा वो प्लॉट, कैसे देगा किसी को सैलरी? जब आप महंगाई बढ़ाओगे, भ्रष्टाचार बढ़ाओगे, उसकी आय का दुगना सिस्टम महंगाई का कर दोगे तो आम आदमी की चिंगार निकलेगी। जब आम आदमी की चिंगार निकालोगे तो सिस्टम खराब होगा। इन प्रवक्ताओं को समझदारी से लिखना चाहिए मेरी बातें, फिर समझना चाहिए कि क्या हो रहा है प्रदेश के अंदर। गुस्तानी, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, ये सरकार हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ साथ गौवंश के लिए भी बहुत चिंतित दिखती है, और उसका मैं आपको नमूना इन आंकड़ों के जरिए दे दूं कि हरियाणा गौ सेवा आयोग का बजट 40 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस पर प्रतिक्रिया दे दें। गायें फिर मर क्यों रही हैं? गायें तो बगैर चारे के मर रही हैं। ये पैसा लूटने का यंत्र है। गौ सेवा आयोग तो बना दिया, लेकिन गायें जो है वो मर रही हैं। गांव को चारा नहीं मिल रहा। ये इतना बड़ा अंधकार हरियाणा प्रदेश के अंदर हो रहा है। आप ऐसे करिए, राज जी, आप अपना कैमरा और अपनी टीम लेके चलिए जहां पे गोवंश को रखा जा रहा है, और वहां पे उनकी हालात देखिए। उनके पिंजर निकले जा रहे हैं और ये गोवंश की रक्षा कर रहे हैं, उनके ऊपर पैसा कर रहे हैं। इतनी बुरी हालात हरियाणा के अंदर गोवंश की हो रही है, और ये उसका पैसा बढ़ा रहे हैं, और पैसा कहां गायब हो रहा है ये समझ में ही नहीं आ रहा। ये जो चिंगार निकालने का काम है, ये बजट का दुरुपयोग हो रहा है, और बजट को कहां औने पौने कहां गायब किया जा रहा है, ये हमारी चिंता का विषय है। दूसरी बात, जो कर्जा लिया जा रहा है इतना बड़ा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा प्रदेश के अंदर। आज 9 साल के बाद कह रहे हैं कि हम ये लगाएंगे, ये करेंगे, मेट्रो विस्तार करेंगे। अरे भाई साहब, आपने 9 साल में किया क्या है वो बताओ। चलिए ठीक है, आपकी अचीवमेंट क्या है? 9 साल में कोई इंडस्ट्री लगाई हो बता दो, मेट्रो का विस्तार किया हो बता दो, कोई बिजली का कारखाना लगाया हो बताओ, कोई ब्रिज बनाया हो, कोई कुछ काम किया हो तो बताओ ना। 9 साल बाद ये कहते हो कि हम करेंगे, क्या करेंगे आप? मेरा सवाल तो सुन लें। मैं कह रहा हूं सांझी डेयरी योजना के तहत ग्राम पंचायतों और पैक्स की भूमि पर पशु शेड बनाए जाएंगे, ये भी घोषणा की गई। 1500 नए हरित स्टोर खोले जाएंगे। इस बात की तरफ भी जो है वो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। तो जो मेरा बोलने का तात्पर्य है वो ये कि अगर आप गौवंश की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करते हैं तो हरियाणा एग्रीकल्चर स्टेट है। हरियाणा में अगर आप पशुपालन की बात करेंगे, वहां पर दूध का व्यापार बहुत ज्यादा होता है, तो ये तमाम चीजें भी तो जरूरी है ताकि आप सुदृढ़ कर पाए अपने किसानों को, पशुपालकों को, और साथ ही साथ हरियाणा के लोगों को। बिल्कुल करना चाहिए ना, लेकिन ना तो किसी आदमी को सब्सिडी मिल रही, ना इस मामले में किसी को कोई काम हो रहा। सबकी फाइलें पैसों के साथ चल रही हैं, सबका काम जो है पैसों के साथ हो रहा है। इतनी करप्शन फैल रखी है हरियाणा के अंदर। आप देखिए, ना तो गोवंश की रक्षा की जा रही है, ना उनको पालने में कोई काम किया जा रहा है। प्राइवेट प्लेयर हरियाणा के अंदर जो है वो गोवंश को पाल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि अपनी तरफ से किसी गांव में एक गाय रखते हैं और उसको कहते हैं भाई तू इतना दूध ले ले और मेरे को इतने परसेंटेज में दूध दे दे। ये तो हाल हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं? ये सरकार है या क्या है? निकम्मी सरकार है हरियाणा की। और पैसा कहां जा रहा है ये समझ में ही नहीं आ रहा। कहां गोवंश रखा इन्होंने, कहां इन्होंने दूध का व्यापार किया, कहां उसका पालना किया। सबसे कम वीटा हो रखा है आज की डेट में। वेरका सबसे ऊपर, अमूल सबसे ऊपर, हरियाणा का वीटा कहां है? दिखा दो मुझे हरियाणा के अंदर कहां है वो। मैं एक और आंकड़ा बोल देता हूं एक बार। और लूटने का काम, ठीक है, लूट तंत्र है हरियाणा के। आपसे मैंने सवाल किया, अब मैं ओमकार जी की तरफ जा रहा हूं। ओमकार जी, 1,80,000 रुपए वार्षिक आय जिसकी है, उन परिवारों के लिए 1 लाख नए घर बनाए जाएंगे। सब्सिडी के तौर पर लाखों रुपए उन्हें दिए जाएंगे। अगर भूमि उनके पास नहीं है तो उन्हें भूमि भी मुहैया कराई जाएगी। 1 सेकंड मैं इसमें कह रहा हूं आपके पास 30 सेकंड ठीक राजी, 30 सेकंड। ये देखिए, जो ये कह रहे हैं अब हम बनाएंगे, कब बनाएंगे और कब देंगे? हमने 3,82,000 100 गज के प्लाट दिए थे, हम इनको हर साल चुकाते हैं। हमने दिए थे, आपने योजना बंद कर दी। 9वें साल में कह रहे हैं कि हम देंगे। ठीक है, 9वें साल में कह रहे हैं हम देंगे। ओमकार जी का समय, 1 नंबर के। ओमकार जी शुरू करें। ओमकार जी इसी पर जवाब। 3,82,000 दिए। ठीक है, उन्होंने क्या दिया बता दो मुझे आंकड़ा। हमसे सवाल पूछ रहे हो?
राज ठाकुर जी 3,82,000 कांग्रेस ने दिए अपने 9 साल के अंदर, आपने क्या दिया? जी ओमकार जी 19,000 तो राज ठाकुर जी अगले एक 3 तो मेरी महीने में देने वाले ठीक है हैं। विदु जी, निवेदन है। आपके विपक्ष में बजट पे आईएनएलडी, बहस हो रही है। उनको भी सुन लेते हैं, वरना कांग्रेस राज वर्सेस ठाकुर जी। बीजेपी सिर्फ हो जाएगा। ओमकार जी राज पूरा ठाकुर करें। जी। ओमकार जी राज ठाकुर जी, एक तो मच्छी मार्केट ना बने, बजट की बहस है, जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आपने बोला कि 1,80,000 मकान बनाएंगे गरीबों के लिए, एक अच्छी पहल है, बनाइए, आपका किसने हाथ रोका है? लेकिन नहीं 1,80,000 सर, का 1 लाख मकान बना बनाएंगे। देंगे। 1,80,000 जिनकी आय है, जिनकी आय इससे कम है प्रतिवर्ष, चलो, उनके लिए 1 लाख मकान बनाए जाएंगे। आंकड़ा थोड़ा गलत हो गया, इसलिए मैं सही कर रहा हूँ, गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। सॉरी 1 लाख मकान बनाएंगे, किसी ने रोका तो नहीं। आप 4 लाख बनाइए, 5 लाख बनाइए, लेकिन मेरा दावा है ये सरकार जुमले और जुमलों की सरकार है। 1 लाख तो क्या, अगर ये 1,000 भी बताते हैं तो अगले साल इसी डिबेट में बता देना मेरे को। भी बनाए थे क्या? देखिए, इनको बोलिए बीच में ना बोले, सरकार ने इस 4 व्यक्ति को मकान कोई ना बनाए कोई थे क्या? कीड़ा जरूर है, ये बीच में ना बोले, मेरे बीच में ना बोले, मैं बोलने नहीं दूंगा तुम्हारे को। हमें तो 4 लाख की नसीहत दे विदु रहे जी, हो, आपने इस 4 पॉइंट मकान पर मैं पॉइंटेड तरीके से आपके पास आऊंगा, सबको पूरा करने देते हैं, फिर मैं विदु जी आपके पास आ रहा हूँ। इस व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी जरूर ओमकार है, जी लेकिन बीच में ना बोले। हाँ पूरा करें, सुन रहे मैं हैं कह रहा हूँ, आपको। बजट की बात है, बजट में खर्च और आमदनी का एक बैलेंस बनाया जाता है, और मेरे भाई अर्थशास्त्री ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आमदन बढ़ाई जाएगी या खर्चा घटाया जाएगा। लेकिन आमदन बढ़ाएंगे जब हम, तो जन हितकारी बजट नहीं हो पाएगा। आमदन को हम ना बढ़ाने के लेके खर्चे को कंट्रोल करें, और खर्चे को कैसे कंट्रोल करें? जब उद्योग की बात आती है तब तो इनकी मुट्ठी बंद हो जाती है, जब कृषि की बात आती है मुट्ठी बंद हो जाती है। अब शिक्षा को ले लीजिए, शिक्षा के साथ इन्होंने शिक्षा, खेल और संस्कृति 3 चीजें जोड़ दी इन्होंने, और बजट दे दिया 20,340 करोड़ रुपए का। आप ये बताइए कि शिक्षा के ऊपर क्या लगाया? जब तक आप शिक्षा के ऊपर नहीं लगाओगे, अच्छे नागरिक पैदा नहीं करोगे। कंटिन्यू कोई आवाज आ रही है, मैं चाहूंगा कि और जो मेरे मेहमान है वो ना बोलें जब ओमकार जी बोल रहे हैं। ओमकार जी पूरा करें। राज ठाकुर जी, कौशल रोजगार निगम के नाम पर जनता को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। आप शिक्षा को रोजगार परक बनाइए ना, शिक्षा में ऐसे विषय शामिल कीजिए ताकि बच्चा जब अपनी एजुकेशन पूरी करके आए तो उसको रोजगार स्थापित करने का अवसर मिले, उसको कम दर पर लोन मिले, लैंड के लिए उसको ऑप्शन दी जाए। यहाँ कहा, इनसे पूछिए जरा, पिछले 8 साल में कितने औद्योगिक क्षेत्र बनाया इन्होंने? कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं बनाया। जो पहले के बने हुए डेवलप हुए हैं। बीच में ना बोलिए मिस्टर बिजू, बीच में ना बोलिए। अगर बीच में बोलोगे तो जवाब ना दो। जब सवाल पूछ रहे हो तो जवाब हम देंगे। आप बीच में ना बोलिए, सवाल भी पूछोगे, लेकिन जवाब भी मना कीजिए। इनको बीच में ना, मैं भी बोलूंगा। ये क्या तरीका हुआ? ये पूछना कितने बनाया, कितने का जवाब तो विदुरा अपनी बारी में बोलना, फिर बताऊंगा। हाँ बोलूंगा तो जवाब मत दो, जवाब मेरे लिए छोड़ दो, जवाब मेरे लिए छोड़ दो। सवाल पूछो, जवाब मैं दूंगा। राज ठाकुर जी, इस बदतमीज इंसान को बोल दीजिए। ओमकार जी, आप अपने सवाल उठा सकते हैं, सवाल उठाएं, पूरा करें आप। मैं देखिए शब्दावली का इस्तेमाल नहीं, विदु जी मैं इनकी बारी में शब्दावली का ख्याल रखना पड़ेगा, शब्दावली का ख्याल रखते हैं। शब्दावली का ख्याल रखना पड़ेगा। उन लोगों को भी जो सदन के अंदर शब्दावली का ख्याल नहीं रखते, सदन के बाहर उनके प्रवक्ता नहीं रखते। ये बदतमीज शब्द का क्या मतलब है? ये पार्लियामेंट्री शब्द है, किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो? तुम लोग सर्टिफिकेट दोगे? विदु जी ऐसे कोई भी पूरा नहीं कर पाएगा, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। तमाम प्रवक्ताओं से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आज बजट को लेकर बात हो रही है, हम बजट को टटोल पाएं कि बजट में है क्या, उस पर बात हो रही है। ओमकार जी पूरा करें, फिर मैं और लोगों की तरफ जाऊंगा। राज ठाकुर जी, आपने गौवंश की बात करी, गौ सेवा के लिए 400 करोड़ रखे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेसहारा पशु, वो बेजुबान जानवर जो सड़कों पर घूम रहे हैं, जिनकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, जिनकी वजह से किसान परेशान है। अभी 5 दिन पहले अंबाला जिले के पूरे किसान 70 ट्रालियों में गोवंश, जो बेसहारा हैं, जिनको कोई राशन नहीं देने वाला, वो किसान की फसल बर्बाद करते हैं, जिनकी वजह से सड़कों पर एक्सीडेंट होते हैं, उनको ट्रालियों में लाद कर डीसी ऑफिस में बांधने के लिए ले आए। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ घोटालों में माहिर है। 400 करोड़ रुपए क्या, 4,000 करोड़ रुपए करिए, हमें कोई इतराज है? आप करिए, लेकिन गोवंश बेचारा सड़कों पर क्यों घूम रहा है? क्यों बेसहारा गोवंश सड़कों पर है? ये जो गौशालाओं को दे रहे हैं, भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं वो। आप किसी गौशाला में जाके देखिए,
मैंने अंबाला की गौशाला के बारे में आरटी लगाई, मेरे को कई इनकी तरफ से अप्रोच आ गया, आप छोड़ दीजिए। क्यों? ये लोग सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं। गौशालाओं में कौन बैठे हैं? इन्हीं के बीजेपी के साथी बैठे हैं, और कौन बैठे हैं? मैं कहता हूँ 400 करोड़ क्या 4000 करोड़ कर दीजिए, लेकिन सड़क पर बेसहारा पशु नजर नहीं आना चाहिए। ठीक है ओंकार जी, इस पर विदु रावल नहीं होना जवाब देना चाहेंगे, लेकिन इस विदु रावल को थोड़ा सा रुकेंगे। मैं जेजेपी के पास जा रहा हूं और पंचायती राज संस्थान और ग्रामीण विकास की बात करना चाह रहा हूं। मैं ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि कृषि सिंचाई योजना के तहत 9 परियोजनाएं अगले 5 वर्षों में भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, यमुनानगर में लागू की जाएंगी। साथ ही साथ गांव में 1000 नई पार्क व्यायामशालाएं स्थापित की जाएगी। लेकिन मसला वहीं पर कि क्या जो सरपंच है वो आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं? जब से ई टेंडरिंग आई है तब से लेकर अब तक अगर काम हुए हैं, कितने काम हो पाए, अगर उसका कोई आंकड़ा हो, देना जरूरी नहीं क्योंकि बहुत अर्ली स्टेज है, लेकिन फिर भी वो बता पाएगा कि कितना काम हो पाया है? क्या सारे सरपंच ई टेंडरिंग के खिलाफ है या फिर एक स्पेसिफिक तबका? देखिए, मुझे लगता है कि इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है पहले भी, ई टेंडरिंग को लेकर अन्य चर्चा आगे भी होंगी। और जहां तक ई टेंडरिंग की बात है तो केवल सड़कों पर है, जाके सड़कों की समझदार व्यक्ति, कोई बहुत समझदार व्यक्ति मेरे बीच में बोल रहा है। राज जी, कोई बहुत समझदार व्यक्ति मेरे बीच में बोल रहा है। चलिए, तो मैं बता रहा हूं, मैं भी बोलूंगा। हाँ, चलिए, आप अपना संस्कार दिखा सकते हैं। अभय सिंह चौटाला की पार्टी के कुछ तो दिखाएंगे ना। अभय सिंह चौटाला, चलिए आप अपनी चिंता कीजिए। तो हमारी छोड़िए, मैं कर ही रहा हूँ। तो देखिए, बड़ा हास्यास्पद हो जाता है जब कोई प्रवक्ता, ओंकार जी, जब आंख के बदले आंख लेंगे तो फिर पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। थोड़ा रुकते हैं जरा, सुन लेते हैं, सबको मौका देते हैं। इसको सबक सिखाना जरूरी है। अजय गुलिया जी, पूरा करें। सबक नहीं सिखा पाओगे, मेरे को सबक नहीं सिखा पाएगा। अभय सिंह चौटाला से जो सबक सीखा है वो तुम्हारे लिए ठीक है। अभय सिंह चौटाला से जो सबक तुमने सीखा है, जाने दे मेरे भाई, जाने दे। अजय गुलिया जी, पर्सनल नहीं होते। आप अपना जवाब पूरा करें। तो जैसे आपने बताया, ये एक नई पहल इस बार शुरू की है कि पंचायती राज को कहा गया कि स्ट्रीट लाइट्स को लगाने का और उसके साथ साथ उसको मेंटेनेंस करने का एक इंजीनियरिंग विंग जो है वो पंचायती राज विभाग में ने जिला परिषद के साथ जोड़ दिया। ये अपने आप में कम किए। ये बताइए राज जी, मुझे आपके सवाल का उत्तर देना है या ये टेंडरिंग के थ्रू? ओंकार जी, आप एंकर की भूमिका भी निभा लेंगे तो आईएनएलडी प्रवक्ता का जो डेजिग्नेशन है वो मैं हटा देता हूं। ऐसे मत करिए, 3-4 बार टोक चुके हैं आप। सुन लेते हैं जरा। और मैं अजय गुलिया जी आपके पास आ रहा हूं, और मैंने जिसका जिक्र किया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 9 परियोजनाएं अगले 5 वर्षों में दक्षिण हरियाणा के लिए लाई जाएंगी, जिनमें भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, यमुनानगर है। वो जो 9 योजनाएं हैं उनके लिए पानी कहां से आएगा, क्योंकि ये कृषि सिंचाई योजना है, उस पर जरूर बताएं। नहीं, देखिए, हम लोग अतीत से सीखते हैं और भविष्य की कल्पना करते हैं। तो हरियाणा प्रदेश के जिन नए डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ये परियोजना आ रही है, उसके लिए जहां पर भी सरप्लस पानी होगा, जहां पर भी उसको वहां पर पहुंचाने का काम करेंगे। पर हरियाणा प्रदेश अपनी लड़ाई लड़ी रहा है कि जो पानी हमें पंजाब से मिलना चाहिए, जो कि फैसला भी हमारे हक में आ गया है, तो हम इस बात के लिए पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि जो पानी की लड़ाई हम जीत चुके हैं पंजाब से माननीय कोर्ट के अंदर, वो फैसले पर जरूर उस पर अमल भी होगा। हमें हरियाणा प्रदेश के लिए जो हमारा निर्धारित पानी है वो हमें वहां से मिलेगा। और जो इन नए 9 डिस्ट्रिक्टों के लिए 9 परियोजनाएं जो ये आ रही हैं, वो पानी वहां पहुंचा करके उन जिले के लोगों को भी मुख्य धारा से जोड़ करके, जिस प्रकार से पानी की कमी होने के नाते खेती में वो लोग पिछड़े गए हैं, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। अगर उनको और पानी मिलेगा तो वहां पर भी खुशहाली होगी। जिस प्रकार से हरियाणा के दूसरे जिले पानी और सारी सुविधाएं मिलने के कारण प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं, ताकि ये जिले पीछे ना रह जाएं, तो हरियाणा प्रदेश की सरकार की ये सोच है कि इन जिलों को भी बराबर मात्रा में पानी देकर इनको भी मुख्य धारा से जोड़ा जाए। चलिए ठीक है, ये कोशिश हो रही है। इस कोशिश को कैसे अंजाम तक पहुंचाएंगे ये एक चैलेंज रहने वाला है, लेकिन कुछ प्लान होगा। अगर 9 परियोजनाओं की बात की गई है, 9 परियोजनाएं अगले 5 वर्ष में आएगी 5 डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, यमुनानगर है। मैं संजय गुप्ता जी आपका रुख कर रहा हूं।
अर्थशास्त्री हैं संजय गुप्ता जी, और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। आप पूरा डिबेट भी देख रहे हैं और साथ ही साथ हरियाणा को भी समझते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि रोजगार सृजित करने हैं, रोजगार सृजित करने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो रहने चाहिए, और क्या आपको इस बजट में उसकी झलक दिखती है? क्योंकि कह दिया गया कि लाखों जो बेरोजगार युवा है उनके लिए रोजगार लेकर आया जाएगा। हमने देखा कि अलग अलग तरह से जो आवास है वो दिए जाएंगे 1 लाख लोगों को। क्या आपको इस बजट से वो झलक दिख रही है कि ये तमाम चीजें पूरी की जा सकती हैं? देखिए साहब, जैसा विधु रावल जी ने कहा, कौशल विकास के लिए स्किल डेवलपमेंट का बजट के अंदर भी जिक्र है। और हो सकता है कि फंड्स का एलोकेशन जो है थोड़ा कम रहा हो या ज्यादा रहा हो, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन स्किल डेवलपमेंट किसी भी वर्क फोर्स को तैयार करने के लिए एक अल्टीमेट सोर्स है। हम जितना ध्यान स्किल डेवलपमेंट की तरफ देंगे उतना ही हमारे पास वर्क फोर्स जो वर्केबल है। देखिए, वर्क फोर्स, खाली वर्क फोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वो एम्प्लॉयबल और वर्क फोर्स जो है उसके पास स्किल सेट मौजूद ना हो कि वो जाके इमीडिएटली एम्प्लॉय हो सके। ज्यादा जरूरत है कि हमारे साथ जो टेक्निकल और वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी तरफ हम विशेष ध्यान देकर उनके करिकुलम्स को अपडेट करें और उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, जिसकी तरफ सरकार जहां तक मैं समझता हूँ ध्यान दे रही है, लेकिन उनका जो बजट का एलोकेशन है वो काफी कम है। सेकेंडली, इसके साथ में एक साथ स्टार्टअप्स के ऊपर जो है मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। हरियाणा में खास तौर पे जैसे हम गुड़गांव की तरफ जाते हैं तो एक स्टार्टअप्स का हब बनता जा रहा है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी। 21-22 का बजट है जिसमें एक हाईलाइटेड था कि डेटा सेंटर पॉलिसीज जो है, लार्ज डेटा सेंटर्स को डेवलप करने के लिए सरकार लाएगी। लेकिन अभी मैं नेशोकेम की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट करी है कि इस पॉलिसी को इमीडिएटली नोटिफाई किया जाए। रिसेंटली आप ये देखिए कि करते हुए करीब 1.5-2 साल हो गए और ये पॉलिसी नोटिफाई नहीं हो पाई। इस वक्त अगर ये पॉलिसी नोटिफाई होती है तो लार्ज जो डेटा सेंटर्स हैं वो किसी भी तरह से हरियाणा के अंदर माइग्रेट कर पाएंगे और एक प्रॉपर जो डेवलपमेंट है वहाँ पे स्किल्स का भी और नौकरियों का भी एक न्यू पेंडोरा बॉक्स जो है वो ओपन हो सकता है। अब सरकार सब लॉजिस्टिक की तरफ भी ध्यान दे रही है और वेयर हाउसिंग की तरफ जो है अगर सरकार ध्यान थोड़ा और बढ़ाती है, जैसे लॉजिस्टिक के साथ वेयर हाउसिंग जुड़ा हुआ है, तो वेयर हाउसिंग जो है आज की डेट के अंदर एक ऐसा रोजगार का क्षेत्र है जहां पर आपके पास एम्प्लॉयबल जो वर्क फोर्स है, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आपके पास क्रिएट हो सकती है। थर्डली, जो आपका जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जो जिसे आप लोअर मिडिल ग्रुप को कह सकते हैं कि जिनके पास स्किल सेट नहीं है, उसके लिए आप कैसे रोजगार जनरेट करेंगे? उसके लिए सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन आता है। कंस्ट्रक्शन जो है, अगर हम बजट एस्टिमेट्स में देखते हैं तो सरकार ये कह रही है कि लगातार जो कंस्ट्रक्शन के ऊपर खर्चा है वो बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए। और आप ये देखिए फरीदाबाद साइड पे या आप अगर गुड़गांव की साइड पे जाते हैं तो इस वक्त रियल एस्टेट की एक्टिविटी बूमिंग है। ये बूमिंग एक्टिविटी अनडाउटेडली जो है एक जो लेबर के लिए जो है एक अपॉर्चुनिटी पैदा करती है। लेकिन साहब, एक तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि जो हमारी एग्रीकल्चर की लेबर है, वो एग्रीकल्चर की लेबर जो है उसको भी एम्प्लॉयबल रहना चाहिए। और जैसे कई बार पंजाब पोस्ट करता है कि हम बाहर से माइग्रेटेड लेबर आ रही है वर्क करने के लिए, मैं ये चाहता हूं और मेरी ये दिली इच्छा रहेगी कि हरियाणा भी पोस्ट करे कि बाहर से माइग्रेटेड लेबर आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ साहब कि जो हमारी एग्जिस्टिंग लेबर है वो पूरी तरह से फार्म सेक्टर के अंदर एम्प्लॉय हो गई और हम बाहर से भी बुलवा रहे हैं। तो अब जब तक आप एग्रीकल्चर सेक्टर के ठीक है संजय जी, अच्छे पॉइंट्स आपने दिए और खास तौर पर स्टार्टअप्स के लिए जो आपने कहा और स्किल डेवलपमेंट की बात की। मुझे बीजेपी के पास जाना पड़ेगा। विधु रावल जी, बहुत सी चीजें कही गई तो आप जवाब लाजमी तौर पर देना चाह रहे होंगे। 40 करोड़ से 400 करोड़ गो आयोग का बजट हो जाता है, उस पर भी जरूर कहिए। और तमाम ऐसे मसले हैं जिन पर बातचीत की गई, जिन पर सीधे आक्षेप लगाए गए बीजेपी पर, जवाब पूरा करें। देखिए, ये बिल्कुल चिंताजनक बात है जो विपक्षी प्रवक्ताओं ने भी उठाई, दोनों प्रवक्ताओं ने उठाई कि जो गोवंश का इस प्रकार से सड़कों पर घूमना, चोटिल होना और किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की खेत के किसान, क्योंकि मैं किसान वर्ग से आता हूं, किसान परिवार से आता हूं, तो हमारे खेत को भी जो है नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति में रहते हैं। इस प्रकार से जिन पर जो अनमॉनिटर्ड जिस प्रकार से हमारे
गोवंश रहता है, तो उसके बजट बढ़ाकर 400 करोड़ किया गया। इसके साथ ही जो है बहुत सारे इन्होंने सवाल खड़े किए इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ने। उन्होंने कहा कि जो हमारे यहाँ पर गौशालाएं चल रही हैं उनका उन्होंने उस पर आक्षेप सीधा सीधा लगाया। हालांकि आरटीआई का जिक्र किया, बोलते आरटीआई मिली नहीं, फिर भी चलो इस प्रकार से अनसॉलिसिटेड आरोप लगा सकते हैं, वो कोई बात नहीं। लेकिन इसका विकल्प क्या बता रहे हैं, सजेशंस क्या है इनका ये कहना कि यहाँ पर ये गौशालाएं नहीं तो इसका विकल्प क्या है। मान लो इंडियन नेशनल लोकदल की जब सरकार थी तब क्या सड़कों पर गोवंश को नहीं देखते थे क्या तब इस प्रकार की आज की बात कीजिए, आप भूतकाल में ना जाइए। ठीक है, लास्ट 30 सेकंड। जब आप फंस जाते हो तो भूतकाल में चले जाओ, अपनी बात कीजिए। मैं आखिरी 30 सेकंड जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट को, बिंदु को छूने के लिए लगाऊंगा। किस प्रकार से हरियाणा की सरकार ने जो आयुष्मान योजना, जो दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ योजना है, जो स्वास्थ्य को कवर करती है, उसको भी डबल कर दिया एक तरह से। 15.5 लाख परिवार ही केवल आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आ रहे थे, उसको डबल कर 14.5 लाख और परिवार जोड़ दिए, जिस कारण से अब जो है 29,90,000 परिवार की कमी है। मैं आखिरी कमेंट ले रहा हूं ढींगरा जी। प्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे, डाटा सेंटर पार्क स्थापित किए जाएंगे, हिसार, अंबाला, महेंद्रगढ़ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जाएंगे, बहुत कुछ कर रही है सरकार। राज जी कब करेंगे, अब तो टाइम निकल गया। अब आप अगली बार तो 2.5 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे। एक सेकंड, एक बात करना चाह रहा हूं। ये एक सरकारी कच्ची भर्ती योजना की बात कर रहे हैं, जिससे 65,000 रोजगार की बात कर रहे हैं। जिस समय कच्ची भर्ती करेंगे तो पक्की भर्ती कम हो जाएगी। ये पोस्टें कम करने की एक भ्रष्टाचारी नीति है बीजेपी की। ये जो पक्के कर्मचारी हैं उनको कम करने की नीति है। हम जनता की सेवा करते रहेंगे, कांग्रेस और लोकदल वाले चिल्लाते रहेंगे, लगाते रहेंगे। आप सभी का बेहद शुक्रिया भी, और जिन्हें कम वक्त दिया उनसे माफी भी। कोशिश ये थी कि इस बजट की क्या इंपॉर्टेंट बातें थी वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा पाए, और अर्थशास्त्री की तरफ से जिस तरीके से चीजों को समझाया गया तो उम्मीद ये कि लोग समझ पाए होंगे कि इस बजट से किसे क्या मिला। अभी के लिए हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नमस्कार।